नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसको ध्यान से समझेंगे वन बाय वन और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है यूटिलिटी कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी देखिए क्या होती है, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की एक वांट को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है उसको यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब कोई भी कमोडिटी जो है किस लेवल तक जो है आपकी वांट को सेटिस्फाई कर पाएगा वो उसकी यूटिलिटी कहलाएगी। जब हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था उस टाइम पे दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आए थे कि एक तो ये कि कंज्यूमर क्यों डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्यों वो खरीदता है, और दूसरी ये कि किस तरह से कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को स्पेंड करेगा अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे ताकि उसकी जो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो अटेन कर सके, कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो वो किस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड करेगा अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था। तो इनके आंसर करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने तीन मेन थ्योरी हमारे सामने रखी, जो कि क्या है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरी है रिवर्ल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन जो ये थर्ड रिवर्ल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कार्डिनल क्या होता है, जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं। ऑर्डिनल जब हम उन्हें रैंक देते हैं, वो आपकी कार्डिनल और ऑर्डिनल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बेसिकली यूटिलिटी को थोड़ा और समझते हैं। आपको पता है कि एक ह्यूमन की जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, वो सारी अपनी वांट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। इसीलिए उसे चॉइस करनी पड़ती है कि उसे कौन सी वांट को सबसे पहले सेटिस्फाई करना है और कौन सी वांट को बाद में सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आदमी है, एक मैन है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अब वो उसके लिए मार्केट में जाता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो क्या करेगा, या तो पानी खरीदेगा, पानी नहीं है कहीं पे भी तो वो क्या खरीदेगा, कोका कोला, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी उसे मिलेगा तो वो खरीदेगा बजाय कि चाय पीने के लिए। अगर मैं बोलूं मुझे प्यास लगी है और प्यास को बुझाने के लिए मैं चाय पीऊंगी, आपको लगता है ऐसा होता है? हमें प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो हम कोई भी जो है आपका कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या चीज थी, कौन सा ऐसा फोर्स था जिसने कि एक ह्यूमन को वही पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदने के लिए फोर्स किया। तो वो क्या था, कंज्यूमर ने वो कमोडिटी खरीदी क्योंकि उस टाइम पर उसको वही कमोडिटी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही थी, क्योंकि वो प्यासा था तो उसे प्यास बुझानी थी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो कौन देगा, उसको वाटर या कोई भी ड्रिंक। तो अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें, कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी खरीदता है क्योंकि उसकी यूटिलिटी उसके लिए होती है, तो इसीलिए वो खरीदता है, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। तो इसमें आप देखेंगे आगे जीवॉन्स जो है वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है वो लेकर आए थे और यूटिलिटी की उन्होंने डेफिनेशन दी थी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है आप कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, देखिए 19th सेंचुरी में न्यू क्लासिकल जो आपके इकोनॉमिस्ट थे, कौन कौन से आपके, जैसे ड्यूपिट, गॉसन, वॉलरस, मेंगर, जीवॉन्स, इन सब ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट रखा और उन्होंने जो क्लासिकल थॉट थी उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, जो कि किसने दी थी, एडम स्मिथ, रिकार्डो और अदर्स ने। तो 20th सेंचुरी में मार्शल एंड पीगू जो है उन्होंने फर्दर इसको इलेबोरेट किया और उन्होंने क्या कहा, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हो, कार्डिनल या डेफिनेट नंबर्स को में आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मतलब इन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। तो फिशर ने जो है उसके लिए यूटिल्स टर्म को यूज किया जो कि क्या करेगी, यूटिलिटी को मेजर करेगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे कि अगर हम बात करें एक कप ऑफ चाय से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप बोलोगे मुझे 10 यूटिल्स की मिली। तो ये क्या हुआ, इस तरह से एक मेजरमेंट के लिए उन्होंने यूटिल्स को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। इसने क्या बोला, यूटिलिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मेरे लिए जो है सबसे, अगर मैं फ्रूट्स में बात करूं तो हो सकता है मेरे लिए मैंगो की यूटिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन मे बी जो एक बी पर्सन है उसके लिए क्या है, बनाना की यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यूटिलिटी क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यूटिलिटी इज रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी की वो जो है कभी भी सेम नहीं रहती है। ये क्या होगी, आपकी चेंज होती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही थी किसी भी प्रोडक्ट से, हो सकता है बाद में उससे वो ना मिले। जैसे कि अभी हमने बात किया, अगर मैं प्यासी हूँ, मुझे प्यास लगी है, तो उस टाइम पे पानी की यूटिलिटी मेरे लिए सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर मुझे भूख लगी है तो उस टाइम पे पानी की बजाय कुछ खाना होगा मुझे, तो पानी की यूटिलिटी नहीं, उस टाइम पे कुछ खाने की यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ये क्या है, ये कभी भी सेम नहीं रहती है। यूटिलिटी जरूरी नहीं है यूजफुल हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि लिकर, सिगरेट्स, ये कोई यूजफुल थिंग्स नहीं है, तो जरूरी नहीं है यूटिलिटी जो है वो आपकी यूजफुल हो या मोरल हो, मोरल ग्राउंड पे भी काम करती हो। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं बात करूं मोरालिटी की, तो लिकर जो है, लिकर, सिगरेट, ये सब क्या है, इमोरल थिंग्स है, लेकिन यूटिलिटी का इससे कोई मतलब नहीं है। जो ड्रंकर्ड होगा उसके लिए लिकर की यूटिलिटी सबसे ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। ये मैंने अभी आपको बताया कि मोरालिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो ड्रंकर्ड है उसके लिए लिकर की यूटिलिटी सबसे ज्यादा ही रहेगी। ठीक है,
अब आता है इसके लिए कुछ अजम्पशंस जो आपको इसमें मानकर चलनी है, एज्यूम कर चलनी है। तो वो क्या क्या अजम्पशन होगी जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले रैशनलिटी आपको मानकर चलना है, कंज्यूमर रैशनल है, उसे पता है कि कब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और किस पॉइंट पे उसे जो है अपना जो है ये आपका कंजम्पशन करना छोड़ देना चाहिए या किस कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है अजम्पशन, यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। आपको ये मानकर चलना है कि यूटिलिटी जो है उसको आप मेजर करोगे नंबर्स के टर्म में, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, और ये कोई भी कार्डिनल नंबर हो सकते हैं। थर्ड अजम्पशन आपको क्या लेनी है, MUM रिमेन कांस्टेंट। MUM क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो मनी स्पेंड करोगे वो आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए आज भी और कल भी, तभी आपकी क्या होगी, यूटिलिटी सेम रहेगी, अदरवाइज चेंज हो जाएगी। देन आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप जो है गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे तो हर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स जो आप कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी क्या होगी, गिरती चली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए पानी की यूटिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मैंने हो सकता है 1 बोतल पानी पी लिया, उसके बाद में फिर अगर मुझे दोबारा से दूसरी बोतल दिया जाएगा पानी पीने के लिए तो मैं क्या करूंगी, ठीक है पानी पी लूंगी, लेकिन जो पहले फर्स्ट बोतल फिनिश करने पर जो यूटिलिटी मिली थी वो सेकंड पे नहीं मिलेगी। और ऐसे ही अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम टाइम पे अगर आप 5 6 बोतल पानी पी जाओगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी आपके लिए जीरो हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है जो इस तरह से वो रिएक्ट करता है। फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिस्ट स्कूल ने क्या बोला कि यूटिलिटी जो भी डिराइव होगी गुड्स के कंजम्पशन से वो क्या होगी, इज अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड्स अलोन, कि वो सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स की ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कमोडिटी, हर एक गुड्स की यूटिलिटी अलग होगी। अगर आप जो है चाय पी रहे हो उसकी यूटिलिटी अलग होगी, अगर आप कॉफी पी रहे हो आपके लिए उसकी यूटिलिटी अलग होगी। तो इस तरह से हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी अजम्पशन। उसके बाद में यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए, आपको TU, MU और AU के बारे में जानना है। तो TU मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन की जाती है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, हर एक यूनिट्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे जितनी भी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है उसने एग्स कंज्यूम किए और उसने 50 यूटिल्स जो है उससे गेन किया, और यही जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, जब आप उन सबको जोड़ दोगे, उनको ऐड कर दोगे, तो आप देखोगे कि पहले एग से आपको अगर 30 यूटिल्स मिला, दूसरे से आपको 15 यूटिल्स मिला और तीसरे से 5 यूटिल्स मिला। तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी आपको कितना मिला, 30 + 15 45, 45 + 5 50। तो आपको टोटल कितना मिल गया, 50 यूटिल्स मिल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MUX अगर आप कर देंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए मार्जिनल वर्ड इकोनॉमिक्स में जहां पर भी आएगा तो ये क्या होता है, एडिशनल अगर आपको कुछ मिल रहा है, एडिशनल जो भी मिलेगा वो आपका मार्जिनल होता है। इसका मतलब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी एडिशनल या इंक्रीमेंट यूटिलिटी जो आपको मिल रही है, ये बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम यूनिट 1 यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो नेक्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करने की वजह से जितना आपका जो चेंज आएगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अगर आप करोगे तो निकल जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक पर्सन जो उसने अपना कंजम्पशन जो है एग से, एक एग वो खाता था उससे उसने इंक्रीज करके 2 एग पे कर दिया, तो अब उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 यूटिल्स से कितनी हो गई, या 45 यूटिल्स। तो इसका मतलब 15 यूटिल्स जो है वो उसकी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। क्लियर, तो ये कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का एक रिलेशनशिप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पर समझना है कि TU और MU का रिलेशन कैसा होता है। तो देखिए आप सबसे पहले इसकी शेड्यूल में देखेंगे कि आपने अगर कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं की, 0 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उससे कोई यूटिलिटी भी आपको नहीं मिल रही है। अगर आपने जब एक यूटिलिटी कंज्यूम किया तो उस टाइम पे एक यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको 8 यूटिल्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8 यूटिल्स मिल रहा है। फिर जैसे ही आपने एक और यूनिट बढ़ाया, 2 यूनिट आप कंज्यूम करने लगे तो आपको कितना मिल रहा है, 14 यूटिल्स। देन तीसरी के ऊपर आपको 18, फिर फोर्थ यूनिट पर आपको 20, फिफ्थ पर 20 और 6 पे 18। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस चल रहा है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी बढ़ाते जा रहे हो आपकी TU जो है वो पहले तो बढ़ी लेकिन उसके बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद फिर से गिरना शुरू हो गई। तो ये आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से चल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए देखिए आपकी फर्स्ट जो 8 है, 8 में अगर आप 0 माइनस करोगे तो 8 ही रहेगा। उसके बाद 14 - 8 कितना आया, 6, 18 - 14 4, 20 - 18 2, 20 - 20 0 और 18 - 20 -2। तो ये आपका निकल गया मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने कैसे निकाला है, या तो आप चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी करेंगे या आप करेंगे TUN - TUN -1 इस तरह से। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब इसी रिलेशनशिप को हमने टेबल से तो देख लिया, बट इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इस तरह से आपका ये डायग्राम बनता है। ये आपका मैंने एक ऊपर बना दिया ये डायग्राम, एक ही नीचे। ऊपर वाला आपका टोटल यूटिलिटी को बताता है और नीचे वाला मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपकी स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, ये बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, और फिर उसके बाद में फिर से क्या हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो ये आपका क्या था, टोटल यूटिलिटी कर्व। अब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो देखिए शुरू से ही आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जिस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, जिस टाइम पे टीयू मैक्सिमम थी, उस टाइम पे आपका एमयू जीरो था, उस टाइम पे एमयू क्या था, जीरो। जैसे ही आपकी टीयू गिरी, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। कहने का मतलब जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और जब टीयू गिरना शुरू हो जाएगी उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है आपका इसका डायग्राम। उसके बाद तो ये हमने इसके कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। सबसे पहले ये लॉ जो है ये किसने दिया था, गॉसन ने दिया था, और इसीलिए इसको गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि आपको बाकी चीजें इक्वल रखनी है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स डिमिनिश एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम्ड, जितनी ज्यादा कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, गिरती चली जाएगी एक गिवन टाइम पीरियड में। इट मीन्स जैसे जैसे आप अपनी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी वो गिरती चली जाएगी और एक पॉइंट पे जीरो होकर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो लो है ये आपका बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा एट्रीब्यूट मतलब इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया गया, बेंथम, गॉसम, जियोन्स, मेंगर एंड वॉल्टर्स, ठीक है। और इसका अनदर नेम क्या है, लॉ ऑफ इवेंचुअली ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे आप कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाओगे तो उससे मिलने वाला आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका कम होता चला जाएगा। यही हमारा ह्यूमन साइकोलॉजिकल माइंड भी है कि आपको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके बाद धीरे 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 और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको जो है उससे कोई भी किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो आपका कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब उससे आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखिए हम एक शेड्यूल और उसके डायग्राम से समझते हैं। तो ये क्या कहलाता है, देखिए जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, आप शेड्यूल में देखेंगे आपको यूनिट ऑफ कंजम्पशन दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। यूनिट ऑफ कंजम्पशन जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की उस टाइम पे उससे मिलने वाली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 20 यूनिट्स। कितनी थी, 20। फिर आपने जब एक और यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, अब 15, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज ही होती चली जाती है आपकी यूनिट्स के साथ। जब आपने तीसरी यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10, फोर्थ पे हो गई 5, फिफ्थ के ऊपर हुई 0 और सिक्स्थ पे हो गई -5। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, डिमिनिश होती चली जाएगी। और टोटल यूटिलिटी का पैटर्न क्या है, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा और फिर आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या है, देखो कि मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैं घर पे आई, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी रोटी दे दो, उन्होंने मुझे रोटी दी, तो पहली रोटी से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, तो इसीलिए वहां पर आपका अच्छा आपकी यूटिलिटी लिखी गई। फिर जब दोबारा आपको रोटी मिली तो वो आपको ठीक है सेटिस्फेक्शन तो मिली लेकिन उस लेवल की नहीं मिली जो आपको फर्स्ट से मिली थी, तो इसका मतलब इस बार आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। फिर आपने और रोटी खाई तो फिर उससे वही सेम हुआ, फिर आपकी यूटिलिटी और गिर गई। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप ओवरफुल हो जाओगे और आप बोलोगे कि बस अब मुझे और नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद में भी अगर आप उसको खाते हो तो फिर क्या होगा, आपकी वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यूटिलिटी में आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है, वो क्या कि इसको ये लोग तभी काम करेगा जब आपकी जो यूटिलिटी है ना वो आपकी क्या होगी, आप जो कमोडिटी कंज्यूम करोगे वो कॉन्टिन्यूअस करोगे, कि एक ही टाइम पर आप जो है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो, और आपके स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड यूनिट को ही आप कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब पूरी एक फुल यूनिट को ही आप खा रहे हो, तभी ये आपका लॉ जो है काम करता है। तो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी और आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वो गिरेगी जरूर, पहले तो बढ़ेगी फिर कांस्टेंट होगी फिर गिरेगी, ठीक है। तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है आपका डायग्राम कैसा बनता है, वो आपका हमेशा बनेगा डिमिनिशिंग। तो देखिए नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी कंज्यूम, यहाँ पर आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और आप देख रहे हो कि ये कैसे जो है नीचे गिरता चला जा रहा है, एक पॉइंट पे 0 हुआ और उसके बाद में नेगेटिव हो गया। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया है। क्लियर। अब इसकी अजम्पशन देखो जो मैं आपको बताई थी वो यहाँ पर आ गई। इसकी अजम्पशन क्या है कि आपको क्या क्या चीजें इसमें मानकर चलनी है। सबसे पहले तो आपको मानकर चलना है कि यूटिलिटी को आप जो है कार्डिनल नंबर में मेजर कर रहे हो। सेकंड, आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपका कांस्टेंट रहेगा, जो हमने पीछे बात की थी। फिर नेक्स्ट क्या है, आपकी एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी दूसरी के ऊपर।
कि एक कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है वही आपकी दूसरी से डिपेंड रहेगी, वो दूसरी से आपकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। मतलब उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि उस पहली बार आपने खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरी आप कोई और अदर कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, सब आपकी इंडिपेंडेंट है। हर एक यूनिट जो आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, सेम साइज की होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, रुक रुक कर नहीं खाएंगे। देन कमोडिटी जो आप कंज्यूम करोगे वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मतलब एक पूरा कप ऑफ चाय, एक ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे नहीं एक चम्मच चाय का पी लिया फिर एक चम्मच पी लिया तो वो काउंट नहीं होगा। और नेक्स्ट इसमें कंजम्पशन आपको क्या मानकर चलनी है कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल पर्सन है, उसमें बहुत समझ है, उसको पता है कि किस प्रोडक्ट से उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी और वही वो कंज्यूम करेगा। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि कहां पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है, तो ये काम नहीं करेगा क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स पे। देखो रेयर थिंग्स मतलब कि जैसे किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, तो जब ऐसी चीजें अगर आप कलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका कभी पेट नहीं भरता, उस टाइम पे तो आपको और ज्यादा चाहिए होती है। तो ऐसी चीजों में कभी भी यूटिलिटी गिरती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। ठीक है, माइसर जो कंजूस होते हैं उनके लिए कभी भी यूटिलिटी गिरती नहीं है। गुड बुक और पोएम, कोई अच्छी किताबों की बात करें तो उसके लिए भी यूटिलिटी बढ़ती है, हमेशा कभी कम नहीं होती है। जो ड्रंकर्ड है, जो शराबी है, उसके लिए शराब की यूटिलिटी कभी कम हो ही नहीं सकती। वो थोड़ा और तो वो ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा वो मांगता ही रहता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती ही चली जाती है। इनिशियल यूनिट मतलब जो स्टार्टिंग में आप जो यूनिट कंज्यूम करोगे ऑब्वियसली उसकी जो यूटिलिटी है उसकी आपको बढ़ के ही मिलेगी। जो पहली यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, पहली यूनिट कंज्यूम करने पर अगर मुझे 20 यूटिल मिला तो ऑब्वियसली वहां पर कभी भी कम नहीं होगा, वहां पर यूटिलिटी आपकी ज्यादा ही होगी, तो वहां पर डिमिनिशिंग वाला काम नहीं करेगा। क्लियर। अब इसका रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? इसका रीजन क्या है कि जो कमोडिटीज जो हम कंज्यूम करते हैं उनका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती है। ठीक है, हम एक की जगह दूसरी को यूज नहीं कर सकते। जो सेचेबिलिटी है पर्टिकुलर वांट्स की, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी ही वांट, कोई मुश्किल से ही कोई ऐसी आपकी वांट होगी जिसको आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता ही है जहां पर आप सेटिस्फाई पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जहां पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उस कमोडिटी से। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं है जिसका कोई सेटिस्फाई पॉइंट ना आता हो। तो जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे तो उसके बाद उसकी यूटिलिटी आपके लिए खत्म ही हो जाएगी। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस, आपको पता है हर कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, इस वजह से भी आपका जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। ठीक है। क्रिटिसिज्म्स आप देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर लिखा है कि जो कार्डिनल मेजरमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। क्या आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो एप्पल खाने से मुझे 20 यूटिल मिला, ऑरेंज खाने से मुझे 20 यूटिल्स मिला? नहीं ना, तो रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल। एमयूएम कभी कांस्टेंट नहीं होता है। देन आपका एवरी कमोडिटी जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, हमेशा डिपेंड करती है। मार्जिनल यूटिलिटी को आप हर कंडीशन में नहीं एस्टिमेट कर सकते, और यहाँ पर अजम्पशंस जितनी भी थी वो सारी एक तरह से अनरियलिस्टिक थी, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली नहीं थी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ है आपके यूटिलिटी एनालिसिस का। ये लॉ जो है ये बताता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा अगर वो अपने पैसे को कहाँ पर स्पेंड कर रहा है, अलग अलग कमोडिटीज पे स्पेंड कर रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो था, जो डीएमयू जो हमने पढ़ा, वो आपको क्या बताता था? एक ही कमोडिटी के बारे में बताता था। ठीक है, लेकिन आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एक कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी पे तो पैसा थोड़ी लगाएगा, वो क्या करेगा, एक से ज्यादा कमोडिटी पे पैसा खर्च करेगा। तो जब वो एक से ज्यादा कमोडिटी पे पैसा खर्च करता है तो वो किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा, ये आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ गॉसिम भी कहते हैं। तो ये लॉ बता रहा है कि अगर एक कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है तो एक कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पर इस तरह से लगाएगा कि जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करेगा ना हर कमोडिटी पे वो इक्वल होना चाहिए। इट मींस लास्ट रुपी जो वो स्पेंड करेगा हर कमोडिटी पे तो उनसे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो फर्स्ट कमोडिटी से मिलेगी अपॉन प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो एक कमोडिटी का प्राइस वो इक्वल होगा देन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब एक कमोडिटी का प्राइस इक्वल होगा तभी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को वो मिलेगी, और उसको हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे फर्स्ट कमोडिटी से मिल रही है वो इक्वल है सेकंड कमोडिटी के और इक्वल है थर्ड कमोडिटी के एंड सो ऑन। क्लियर। अब बात आती है इसको हम डायग्रामेटिक टेबल से कैसे समझेंगे। तो देखिए आप टेबल से अगर समझना है तो मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास क्या है, लिमिटेड इनकम है। क्या है? लिमिटेड इनकम। अब उस लिमिटेड इनकम को ही उसे क्या करना है, अलग अलग कमोडिटीज पे स्पेंड करना है। तो अब मान लीजिए उसके पास लिमिटेड इनकम है, 6 ही रुपए है उसके पास, और उस 6 रुपए के में उसको एप्पल भी खरीदना है और बनाना भी खरीदना है। तो अब उसे कैसे वो स्पेंड करेगा? अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि पहली जब वो यूनिट लगाता है मनी की तो एप्पल से उसे 10 यूटिलिटी मिलेगी और बनाना से उसे 8 मिलेगी। जब वो सेकंड यूनिट लगाएगा तो एप्पल से 9 मिलेगी, बनाना से 7।
थर्ड लगाएगा तो 8 6, फोर्थ पे 7 5, इस तरह से आपको गिवन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर किस तरह से स्पेंड करेगा। तो देखो, जब वो पहला रुपी अगर अपना स्पेंड करेगा तो ऑब्वियसली किस पे करेगा, एप्पल पे, क्योंकि एप्पल पे उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, राइट। तो वो सबसे पहली जो अपनी मनी की जो पहली यूनिट स्पेंड करेगा वो करेगा किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। अब सेकंड वो किस पर करेगा, अगर वो एप्पल पे करेगा तो 9 मिलेगा और बनाना पे करेगा तो 8 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो किस पे करेगा, बनाना एप्पल पे करेगा, क्योंकि उसे 9 यूटिल्स मिल रही है। फिर जब वो थर्ड रुपी स्पेंड करने की बात आई तो एप्पल से भी 8 मिल रही है, बनाना से भी 8 मिल रही है, तो वो किसी पे भी कर सकता है। तो उसने किस पे किया, एप्पल पे खर्च किया थर्ड यूनिट पे। फोर्थ यूनिट अब उसे स्पेंड करनी है, तो अगर वो एप्पल पे करेगा तो उसे 7 ही यूटिलिटी मिलने वाली है। लेकिन अगर वो फोर्थ यूनिट बनाना पे खर्च कर दे तो उसे कितनी मिलेगी, 8 यूटिल्स मिलेगी। तो अब ये फोर्थ अपनी यूनिट जो है वो किस पे स्पेंड करेगा, बनाना पे, क्योंकि वहां पर उसे 8 यूनिट मिल रही है। उसके बाद में फिफ्थ जो आपकी यूनिट होगी वो किस पे स्पेंड करेगा, देखो फिफ्थ अगर वो एप्पल पे करेगा तो भी 7 मिलेगा और बनाना पे करेगा तो भी 7 मिलेगा, तो वो किस पे कर देगा, आपकी एप्पल पे खर्च करेगा। और जो सिक्स्थ यूनिट है अब वो किस पे स्पेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो अब बनाना पे करेगा, क्योंकि आपकी एप्पल से तो अब 6 यूटिल्स मिलेगी जबकि बनाना से अब 7 मिलेगी। तो इसका मतलब अब वो जो 6 रुपए वो किस तरह से स्पेंड करेगा, उसमें वो 4 जो रुपए है वो स्पेंड करेगा एप्पल पे और 2 रुपए वो स्पेंड करेगा बनाना पे। और इस तरह से कंज्यूमर क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करेगा। और इसमें आप देखो, जो लास्ट रुपी उसने स्पेंड किया, जो 6 रुपए उसने स्पेंड किया, उस 6 रुपए पे मार्जिनल यूटिलिटी जो एप्पल और बनाना से मिल रही है वो आपकी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। यहाँ पर भी 7 मिली और यहाँ पर भी 7 मिली, क्लियर। तो वहां पर आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो यही आपका कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो अजम्पशन में देखिए क्या है, सबसे पहले अजम्पशन है वही सेम कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं होता है यूटिलिटी का। हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। कंज्यूमर रैशनल है, उसे समझदार है, उसे सब पता है कि उसका सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम होगा। इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। प्राइस जो है कमोडिटी का वो भी कांस्टेंट है। कमोडिटी डिविजिबल है, मतलब आप कमोडिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एंड देन कंजम्पशन जो होगा वो एक गिवन टाइम पीरियड पर होगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप जो कंजम्पशन है वो सेम टाइम पर कर रहे हो और आपकी स्टैंडर्ड साइज की जो है आपकी कमोडिटी है, तभी आपका जो है ये लो आपका काम करेगा, अदरवाइज ये लो काम नहीं करेगा। अब बात आती है तो क्रिटिसिज्म्स में क्या बोला गया, किसकी ये जो लो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अगेंस्ट क्या क्या बातें की गई। तो सेम वही कि कंज्यूमर आर नॉट फुली रैशनल। इसने बोला कि कंज्यूमर को सब पता है कि कहाँ से जो है उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सारे के सारे कंज्यूमर जो है वो फुली रैशनल नहीं होते हैं। उनको सब चीजें नहीं पता होता है कि वो किस तरह से अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करेंगे। देन कंज्यूमर इज नॉट कैलकुलेटिंग। देखो, इतना कैलकुलेटिंग लाइफ में कोई इंसान होता है कि वो देखे एप्पल से मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, बनाना से इतनी मिल रही है, एप्पल की मेरे को 4 यूनिट खरीदनी है, बनाना की मुझे 3 खरीदनी है, ऐसा कोई होता है नहीं ना। तो ऑब्वियसली उसके बाद में शॉर्टेज ऑफ गुड्स की जो है शॉर्टेज हो रहती है। कंज्यूमर फैशन कस्टम हैबिट से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसका फिर ये लो काम नहीं करेगा। कंज्यूमर इग्नोरेंस भी होता है, वो चीजें इग्नोर कर देता है, वो नहीं देखता है कि मुझे इससे यूटिलिटी कम मिल रही है, फिर भी वो खरीद लेता है, ठीक है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स को एक्चुअल में जो है डिवाइड नहीं किया जाता, गुड्स इंडिविजिबल होती है। कांस्टेंट इनकम और प्राइस रहेगी, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि प्राइसेस भी चेंज होते हैं और इनकम भी चेंज होती है। इनडेफिनिट बजट पीरियड, चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये इसकी क्या थी, कुछ एक क्रिटिसिज्म्स है कि ये बोला गया कि इस वजह से ये लो जो है ये काम नहीं करेगा, ये लो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें यूटिलिटी एनालिसिस में, तो एक कंज्यूमर जो है comes to know about condition of his equilibrium with the help of utility analysis। एक कंज्यूमर को ये पता चलता है कि वो किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब कि अब उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा जितना पैसा उसने लगाया है, तो वो यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से उसे पता चलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर जो है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने लिमिटेड इनकम से, और वो जो है अपने उस एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा जब वो अपने एक्चुअल बिहेवियर जो है उसको बेस्ट पॉसिबल करेगा, मतलब अपने एक्चुअल बिहेवियर जो है उससे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में जाएगा, सर्कमस्टांस में जाएगा, जब उसे जो है अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और उसे जो है सेटिस्फेक्शन अटेन हो चुका है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है। इसकी अजम्पशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो आपको मानकर चलना है कि कंज्यूमर रैशनल है, उसे सब पता है कि किस तरह से उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो अटेन किया जाएगा। कार्डिनल यूटिलिटी है, आपको ये मानना है हर यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी पे कोई डिपेंड नहीं करेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। ये सारी चीजें आपको एज्यूम करके चलनी है, मानकर चलनी है, तभी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जो है आप अटेन कर पाओगे। आपको मानकर चलना है इनकम और प्राइस फिक्स्ड है, टेस्ट कांस्टेंट है और मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है हर एक कंज्यूमर को। अब किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, अगर सिंगल कमोडिटी की बात करें
सिंगल कमोडिटी है और जिसका सिर्फ एक ही यूज है, मतलब आप सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो और उसका एक ही यूज है, उसको और किसी अनदर कमोडिटी में आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा उस कमोडिटी के प्राइस की। अगर सिंगल कमोडिटी है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं, आप उसको मल्टीपल यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम में कब रहोगे? जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी उसके यूज की, मतलब ए यूज की, मान लीजिए जैसे एक कोई भी कमोडिटी है, उसको जो है मैं खा भी सकती हूँ, उससे जो है हम कुछ सामान भी बना सकते हैं, उसको जो है हम पहन भी सकते हैं, तो इस तरह से अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है तो उसके फर्स्ट यूज का अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है उसके सेकंड यूज से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आता है। और अगर कमोडिटी बहुत सारी है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी की इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड कमोडिटी से, और वो इक्वल होगी आपकी किससे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो आपका कहलाता है कि कंज्यूमर जो है एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम वाला यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारी नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने कार्डिनल अप्रोच किया वैसे ही आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 3 तरह की अप्रोच होती है। तो सेकंड अप्रोच है कौन सी हमारी? वो है ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ही आपका इंडिफरेंस कर्व आता है। तो देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो आपकी इसी अजम्पशन पे बेस्ड थी कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है यूटिलिटी का, मतलब हम यूटिलिटी को क्या कर सकते थे? नंबर में मेजर कर सकते थे। लेकिन क्या एक्चुअल में रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया कि नंबर्स में मेजर करने की बजाय अगर हम रैंकिंग दें, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आपको मैंगो और एप्पल इन दोनों में से क्या पसंद है, तो मैं बोलूंगी मुझे एप्पल के कंपैरिजन में मैंगो बहुत पसंद है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या किया? यहाँ पर कंपैरिजन किया, मैंने मैंगो को रैंक दिया एप्पल के साथ। तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, कि जब आप नंबर्स में मेजर करने की बजाय आप रैंकिंग दे देते हो, कंपैरिजन करते हो, तो कंज्यूमर जो है वो बेस्ट कंपैरिजन करके जो है बता सकता है कि किस गुड से जो है उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली एज कंपेयर टू दी अनदर वन। तो इसी को बोला जाता है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और ऑर्डिनल का मतलब ही क्या होता है? रैंक देना या ऑर्डर देना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हम उसमें क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखिए, ये बेसिक आइडिया जो है इस अप्रोच के पीछे क्या था कि कंज्यूमर जो है वो क्या करता है? नंबर ऑफ पेयर्स लेता है दो कमोडिटी का अपने माइंड में, जिससे उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसका मतलब वो क्या करेगा? यूटिलिटी को क्या करेगा? रैंक देगा क्वालिटेटिवली। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन जो अलग अलग कमोडिटी से मिलेगी उसको आप जो है ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या दोगे? रैंकिंग दोगे। क्लियर? ऑर्डिनल थ्योरी जो है उसको न्यू क्लासिकल थ्योरी भी बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और ये जो हिक्सिनियन है, किसने दिया था? ये हिक्स ने। हिक्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ऑप्टिमल चॉइस थ्योरी, ये सारे ऑर्डिनल थ्योरी के अनदर नेम है। ये अप्रोच जो है ये एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव और स्कार्सिटी ऑफ मनी इनकम होती है कि वो किस तरह से अपनी सेटिस्फैक्शन को अटेन करते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में मेन इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है? इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, स्लॉप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जिसके अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा, और बजट लाइन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टूल जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमें इसको क्या करना है? पढ़ना है, कवर करना है। और आपको याद रखना है कि जो आपकी कार्डिनल अप्रोच थी वो मार्शल ने दी थी, और जो आपकी ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसने दी है? हिक्स ने। तो इसके अंदर सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है? ये एक क्या होता है? सभी पॉइंट्स का एक कर्व होता है जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं दो कमोडिटीज के या उससे ज्यादा कमोडिटीज से, ज्यादा कमोडिटीज के, जिस पर एक कंज्यूमर को क्या मिलती है? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली क्या होता है? ये इस तरह से एक कर्व है और इस कर्व के अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग पॉइंट जो है वो क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स का, और इन हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है? सेटिस्फाई होता है, उसे क्या मिलती है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी हर एक पॉइंट पे। तो इस कर्व को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर, इस कर्व के हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर क्या रहेगा? इनडिफरेंट रहेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे जो है मिलेगा। तो इसकी अजम्पशंस क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की? देखिए, इसके अंदर आपको जो है मानकर चलना है कंज्यूमर जो है उसका रैशनल बिहेवियर रहेगा, वो समझदार है, उसे सारी चीजें समझ में आती है, उसे पता है किस तरह से अपने जो है रैंकिंग करनी है। यहाँ पर यूटिलिटी ऑर्डिनल होगी, इसका मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? रैंकिंग देंगे। यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चलेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? जब आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, उसकी यूनिट को बढ़ाओगे, तो आपको दूसरी यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इन चॉइस, यहाँ पर जो चॉइस आप करोगे उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अभी एप्पल और बनाना के अंदर चॉइस हो रही है और थोड़ी देर बाद आप जो है मैंगो और ऑरेंज में चॉइस करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसटिविटी इन चॉइस मेकिंग, यहाँ पर चॉइस मेकिंग में ट्रांसटिविटी का कॉन्सेप्ट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको मान लीजिए ए जो है
इज इक्वल टू बी है। इसका मतलब मैंगो और ऑरेंज से मिलने वाली आपकी सेटिस्फेक्शन इक्वल है और ऑरेंज और बनाना से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल है, तो बोला जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मैंगो और बनाना दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। तो ऐसा यहाँ पर चलता है। गुड्स कंज्यूम्ड आर सब्स्टिट्यूएबल, जो गुड्स आप कंज्यूम करोगे वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हो सकती है, एक की जगह आप दूसरी यूज कर सकते हो। ये जो ट्रांसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो ABC अभी मैंने बताया, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आया हो, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो मैथ्स में हम करते थे ना, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू C। यही यहाँ पर चलता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको बोला कि मैंगो जो है और बनाना आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, फिर आपको बोला कि बनाना और ऑरेंज आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लिया जाता है कि इसका मतलब मैंगो और ऑरेंज से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांसिटिविटी कॉन्सेप्ट। अब इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा समझते हैं। इसके यहाँ पर आपको टेबल दिया है, देखिए आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके पास है। कॉम्बिनेशन ए आपने क्या बनाया कि आपने 15 एप्पल खरीदे और सिर्फ एक मैंगो खरीदा। बी कॉम्बिनेशन में आपने 11 एप्पल खरीदे और 2 मैंगो खरीदे। सी में जैसे ही आपने देखो 11 से अपने एप्पल को क्या किया, कम किया, कितने किए 8, तो आपके मैंगो की यूनिट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। फिर आपका डी कॉम्बिनेशन क्या था, 8 से आप किस पर पहुंचे, 6 पर, मतलब आपकी एप्पल की जो यूनिट है वो क्या हो गई, कम हो गई, 6 पर आ गई, तो आपकी मैंगो की जो यूनिट है ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ऐसे ही ई जो है आपका ई कॉम्बिनेशन, उसमें क्या हुआ, अब जो एप्पल है वो 6 से क्या हो गया 5, मतलब आपने एप्पल की आपको यूनिट कम करनी पड़ेगी अगर आप अपनी मैंगो की यूनिट को बढ़ाना चाहते हो। अब यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन पर ABCDE, हर कॉम्बिनेशन पर जो भी ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एप्पल और मैंगो के, यहाँ पर हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, वो सेटिस्फाई होगा। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका कर्व कैसे बनेगा, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपका एक इस तरह से आपका शेप में आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है। कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपने 15 एप्पल खरीदे थे। ये देखो यहाँ पर 15 आपने एप्पल लिए और यहाँ पर आपने कितने 15 एप्पल और एक आपने यहाँ पर मैंगो खरीदा। ऐसे ही बी पॉइंट अब आपको क्या दिखा रहा है, बी पॉइंट आपको दिखा रहा है कि जब आपको अगर बनाना मैंगो की 1 यूनिट बढ़ानी पड़ी तो उस टाइम पर आपको जो है एप्पल की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो आप देखिए एप्पल की आपको 4 यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो यहाँ पर फिर आप क्या पहुंचोगे बी पॉइंट पे, और दोनों पे कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है, दोनों पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली फिर आपको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एप्पल की यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फिर अगेन एक और मैंगो की बढ़ाने के लिए आपको एप्पल की फिर से सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक को अगर आपको बढ़ाना है तो दूसरी क्या होगी, आपकी सेक्रीफाइस होगी। तो यही आपका इंडिफरेंस कर्व चलता है और हर एक पॉइंट पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब उसके बाद में इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जिसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि जब हम 3 से 4 इंडिफरेंस कर्व या उससे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जो है उसको एक ही डायग्राम में शो करते हैं, एक ही कर्व पर दिखाते हैं, तो वो आपका कहलाता है इंडिफरेंस मैप। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जितना ऊपर तक आपका इंडिफरेंस कर्व जाता जाएगा उतना ही हायर जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में जो है बताएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हर एक कर्व के ऊपर सेम कर्व पर जो है आपको क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व के जब फैमिली होती है, मतलब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक ही डायग्राम में दिखाते हैं तो उसको बोला जाता है इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, ये होती है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये क्या कहता है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो देखिए वो हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स की शेप में होगा। यहाँ से ओरिजिन ये होता है आपका, यहाँ पर ये देखिए कन्वेक्स है, कनकेव शेप ऐसी होती है और कन्वेक्स ऐसी होती है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आपको 1 यूनिट इसकी बढ़ानी है तो आपको जो है दूसरी की सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है ये कॉन्वेक्स होता है। नेगेटिव स्लोप, हमेशा आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, सेम, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका वो नेगेटिव स्लोप बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी आपकी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर एक इंडिफरेंस कर्व ये है तो दूसरा हमेशा उसके पैरेलल में बनेगा। इस तरह से वो कभी भी एक दूसरे को ऐसे काट कर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को कट कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ, आप जो ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, तो वो तो क्या कहता है कि अगर आपको 1 यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा इस तरह से। फिर अगर ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट तो आपका इनवैलिड हो गया, कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर आता है असिम्प्टोटिक टू द एक्सिस, ये कभी भी एक्सिस के ऊपर भी जो है टच नहीं करेंगे, ये हमेशा एक्सिस के पैरेलल से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको कभी भी जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलती है किसी भी प्रोडक्ट से। या आपको जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो देखिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा 2 कॉम्बिनेशन की लेकर चलता है, बात करता है। हमने पहले ही बोला था कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो वहां पर हम 2 से ज्यादा कमोडिटी ले रहे हैं, 2 कमोडिटी बेसिकली ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ एप्पल दिखा रही हूँ या मैंगो दिखा रही हूँ तो मैंने एप्पल एक भी नहीं खरीदा, तो इसीलिए ये कभी भी 0 पर नहीं होता है। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास क्या आता है,
इंडिफरेंस कर्व की कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होती है जो कि आज के टाइम में आपको देखने को मिलती है, तो बस आप इसके थोड़ा सा देख लो, वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नहीं आएगा। तो अलग अलग शेप कौन सी होती है आपकी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल बिहेवियर और सोशल बैड्स। तो इस तरह की आपको शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की देखने को मिल जाती है कभी कभार, लेकिन ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है। क्लियर। फिर आता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ वाई, जैसे ही अमाउंट ऑफ वाई जो है द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, कि एक्स की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को वाई की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसको निकालते कैसे हैं, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वाई, कि वाई के कंजम्पशन में आपने कितना कम किया, कि वाई का कंजम्पशन कितना कम हुआ उसको डिवाइड करेंगे कि एक्स का कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ उससे, कि वाई का आपने कितना कंजम्पशन गिराया और उसकी वजह से एक्स का कितना कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, उसको जब आपस में डिवाइड करोगे तो आपका निकल कर आएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्लियर। इसके बाद में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए इसका मतलब जैसे जैसे आप इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे तो आपका जो रेशियो है वो गिरता चला जाएगा। देखो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन A B C D E मिल रहा है और आपको जो है एप्पल और ऑरेंज की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रखे हैं कि आपने अगर एक एप्पल खरीदा तो आप उस टाइम पे 22 ऑरेंज खरीद रहे हो, फिर आपने एक एप्पल और बढ़ाया तो 2 एप्पल पे आप क्या कर दिया, जैसे ही आपने एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई आपकी ऑरेंज की जो है वो यूनिट गिर गई, जैसे ही आपने एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई तो ऑरेंज की यूनिट क्या हो गई, गिर गई। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलेगा, हमने क्या कहा था कि एक की हमने जो डिक्रीज किया तो कितना डिक्रीज हुआ, 22/14 कितना डिक्रीज हुआ यहाँ पर, तो ये हुआ 8 का चेंज अपॉन क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ तो 1 से कितना इंक्रीज हुआ 2 तो 1, तो आपका रेशियो क्या बना 8:1 बना। ठीक है। उसके बाद में फिर आपने एक और यूनिट एप्पल की बढ़ाई और उस टाइम पे आपकी जो ऑरेंज है वो 14 से 10 हो गया, तो कितना आपका ऑरेंज गिरा है 4 यूनिट से, 4 से गिरा है और बढ़ा कितने से 1 से, तो आपका नेक्स्ट रेशियो क्या बन गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4:1। फिर आपने फिर से एक यूनिट अगर बढ़ाई तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका 10 से 8 हो गया तो कितना गिरा 2:1। फिर आपने एक और बढ़ाई तो अब क्या हो गया 8 से 7, तो इसका मतलब 1:1 आ गया आपका। तो देखो जैसे जैसे कंज्यूमर जो है कंजम्पशन एप्पल का बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे उसे क्या करना पड़ रहा है, एप्पल की एक एडिशनल यूनिट को अटेन करने के लिए उसे ऑरेंज की यूनिट को कम करना पड़ रहा है, और जैसे कि 8:1, फिर 4:1, 2:1, 1:1, तो इसी को ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे दिखाओगे, तो आप इसको जो है लॉ ऑफ जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसको हमेशा मेजर किया जाता है इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का आपका स्लोप बना है, ठीक है। अब उसके अंदर आपको जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखो कि आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो आप देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हम निकाल रहे हैं 8:1 जो हमारा निकला, वो आप देखेंगे कि पहले 22 था, 22 के बाद में फिर गिर के कितना हुआ 14, तो कितना चेंज आ रहा है आपका 8 का, तो ये आपका 8:1 दिखा रहा है। उसके बाद में बी पॉइंट पे आप देखेंगे, बी पॉइंट पे फिर क्या हुआ 14 से कितना आया आपका, 14 से आपका आया 8, नहीं 14 से आपका कितना आया 10, तो कितना चेंज हुआ एकदम से 4 का, तो 4:1। फिर सी पॉइंट पे आपको क्या दिखा रहा है कि 10 से 8 आया तो 2:1। तो इस तरह से आपका जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप आईसी कर्व के स्लोप पर ही क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद में अब आता है हमारा बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होता है, देखिए बजट क्या होता है, आपको पता है घरों में भी आपकी मम्मी जो है या आपके भाई या आपके पापा क्या करते हैं, एक बजट बनाकर चलते हैं कि इस महीने का आपका राशन का खर्चा इतना होगा, और हमेशा यही कोशिश की जाती है कि इस बजट के अंदर अंदर ही सारे खर्चे किए जाए, राइट। तो बजट लाइन बेसिकली क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि शो करती है, दिखाती है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कि 2 गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि एक कंज्यूमर जो है वो बाय कर सकता है अगर वो अपनी होल ऑफ हिज गिवन सम ऑफ मनी ऑन हिज परचेज, अगर वो एक टाइम पर अपने सारा अमाउंट जो है वो परचेज कर लेता है, परचेज करने पे लगा देता है, तो हर कॉम्बिनेशन मतलब 2 गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे जो है बजट लाइन के ऊपर शो किए जाते हैं, वो सारा बजट लाइन आपको क्या करता है, दिखाता है। क्लियर। तो अब बजट लाइन में देखिए, इसको हम अगर एक डायग्राम से और उससे समझे टेबल से, तो यहाँ देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ABCDE, ठीक है, ये रहे। अब एप्पल जो है उसका प्राइस चल रहा है 6 रुपए पर यूनिट, ऑरेंज का प्राइस चल रहा है 2 रुपए पर यूनिट, और टोटल बजट आपका कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं कि 6 रुपए पर यूनिट आपने जितनी कमोडिटी खरीदी और 2 रुपए पर यूनिट जितनी कमोडिटी खरीदी उनको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने एप्पल कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन आपने ऑरेंज की 12 यूनिट खरीद ली, इसका मतलब अब क्या हुआ कि एप्पल की तो 0 हो गई, ठीक है, 12 आपने उसकी खरीदी, तो 12 ऐड अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 12 को किससे ऐड करोगे, 2 से, क्योंकि ऑरेंज का प्राइस 2 रुपए है तो 24 आ गया। उसके बाद में एप्पल की आपने 1 यूनिट खरीदी जिसका 6 रुपए प्राइस है, और ऑरेंज की आपने 9 यूनिट खरीदी है जिसका 2 रुपए प्राइस है, तो 6 और 9 2 18, 18 और 6 कितना हुआ 24। फिर आपने क्या किया, एप्पल की 2 यूनिट खरीदी, ऑरेंज की 6 कर दी, फिर एप्पल की 3 किया, ऑरेंज की 3 किया, फिर एप्पल की 4 किया और ऑरेंज की 0। तो आप देख पा रहे हो आपका टोटल बजट कितना बन रहा है, वही 24 रुपए का बन रहा है ना।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बजट है वो सेम 24 रुपए का ही है, लेकिन उस बजट के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको जिस लाइन पर दिखाया जाता है उस लाइन को बोला जाता है बजट लाइन। और ट्राई किया जाता है कि इसके अंदर अंदर जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे अटेनेबल होते हैं, लेकिन इसके बाहर वाले सारे अनअटेनेबल होते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने बनाया इस तरह से, आपकी बजट लाइन है जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर वाले सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सारे हमारे अटेनेबल है, हम उन्हें अटेन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर वाले जो है वो अनअटेनेबल है, वो हमारे पहुंच के बाहर है। ठीक है, इसके बाद में तो बजट लाइन को हम अगर दिखाएं तो ये कैसे निकलता है, देखिए इसका स्लोप जो है वो कैसे निकलता है कि अब हमने यहाँ पर ऑरेंज दिखाए हैं और एप्पल दिखाए हैं, तो ऑरेंज में कितना चेंज हुआ उसको डिवाइड करना होता है, एप्पल में कितना चेंज हुआ है उससे, तो आपका क्या निकल कर आएगा, स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, एक नेगेटिव होता है रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड्स के प्राइजेस का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्लोप दिखाता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। और जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है उस रेट को जिसके ऊपर दोनों गुड्स जो है वो सब्सटीट्यूट की जाती है आपस में, बिना मनी स्पेंड किए हुए कोई भी अमाउंट के वो आपस में क्या हो जाती है, सब्सटीट्यूट की जा सकती है। तो ये आपका कहलाता है बजट लाइन। इसके बाद में आप ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कब अटेन करेगा, तो कंज्यूमर जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन करता है, देखिए तो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा जब आपकी जो प्राइस लाइन है, इसका मतलब जो बजट लाइन है और आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, जिस पॉइंट पे वो आपस में मीट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या होता है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आगे देखिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा, जब उसके बजट के अंदर रहते हुए कंज्यूमर अपने हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे पहुंच जाएगा इंडिफरेंस कर्व के, तो उस टाइम पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो उसे मिलेगी कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, कब, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन, कि प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जिस पॉइंट पे वो टेंजेंसी रिसीव होगी वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही पॉइंट ई है जिसके ऊपर प्राइस जो है वो टेंजेंट है, आपका प्राइस लाइन टेंजेंट है आपके इंडिफरेंस कर्व की। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो हमेशा इक्वल होता है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ये है और इंडिफरेंस कर्व की प्राइस लाइन का स्लोप ये है, तो ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और प्राइस लाइन का स्लोप है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं प्राइस लाइन ऑफ एक्स अपॉन प्राइस लाइन ऑफ वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट आपका निकल कर आता है ना, ई पॉइंट, ये यहाँ पर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है आपका प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। इसलिए जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एक्स का वाई के लिए, वो हमेशा इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स टू द प्राइस ऑफ वाई। क्लियर। तो बेसिकली ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा जब आपकी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल हो जाएगी किसके, वो आपकी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के इक्वल हो जाएगी, तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और प्राइस लाइन का जो स्लोप है उसको हम दिखाते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई से, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब आपका कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। इसकी अजम्पशन क्या है, सेम ही रहती है, कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट होगी, कंज्यूमर को पता है सब चीजों का प्राइस क्या चल रहा है, कंज्यूमर अपनी इनकम को छोटी छोटी क्वांटिटीज में स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, उसे पूरी की पूरी नॉलेज है इंडिफरेंस में आपके बारे में, और जो गुड्स है वो आपका क्या है, डिविजिबल है। अब कंडीशन क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन सबसे पहली आती है कि प्राइस लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। जो हमने ये सिचुएशन बताई है कि सबसे पहली सिचुएशन ही कंडीशन आपकी क्या है कि जो प्राइस लाइन है आपकी, ये प्राइस लाइन है नीचे वाली, रुकिए, ये प्राइस लाइन है और ये आपका जो इंडिफरेंस कर्व है ये आपस में क्या होना चाहिए, टेंजेंट होने चाहिए। इसका मतलब आईसी स्लोप इक्वल होना चाहिए प्राइस लाइन के। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, ओरिजिन के कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है इंडिफरेंस कर्व की। क्लियर। अब प्राइस लाइन जो है वो आपकी टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। इसका मतलब अभी हमने बात किया कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो देखिए उसका हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व जो होता है वही उसकी टेंजेंसी होती है प्राइस लाइन पे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व है, एक तो ये और एक ये। अगर हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व 1 की, तो ये देखो ये आपका जो है बजट लाइन के अंदर तो है, लेकिन यहाँ पर जो है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बजट लाइन के अंदर है लेकिन उसका जो वो है आपका इंडिफरेंस का, वो मतलब उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो अभी पूरा अटेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम इंडिफरेंस 2 पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपका बजट के बिल्कुल बजट के अकॉर्डिंग है और आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल है। और अगर मैं आईसी 3 के ऊपर पहुंचती हूँ तो वो तो अनअटेनेबल सिचुएशन है, वो तो आप अटेन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बजट लाइन के बाहर है। तो इसीलिए प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए आपकी इंडिफरेंस कर्व की। और दूसरा जो हमने बताया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका कन्वेक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है एप्पल फॉर ऑरेंज वो हमेशा डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ये आपका क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, कंपैरिजन है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप इसको पढ़िएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद में क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, क्योंकि देखो हर किसी चीज को क्रिटिसाइज तो किया गया था, तो इसके अंदर क्या बोला गया, इसने बोला ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, कि आपका जो ये ऑर्डिनल अप्रोच है कुछ खास नया नहीं है, ये सिर्फ क्या है पुराने वाले को ही एक नई बोतल में उतार दिया और आपने इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए। रियलिटी से ये बहुत दूर है, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है ही नहीं, उसे इतनी समझ है ही नहीं। 2 गुड्स मॉडल जो है वो हमेशा अनरियलिस्टिक होता है क्योंकि हम तो 2 से ज्यादा की डिमांड करते हैं।
और सारी कमोडिटीज जो है वो डिविजिबल नहीं होती है। जो हमने इसकी अजम्पशन मानी थी कि सारी कमोडिटीज डिविजिबल है, तो ये कहता है सारी कमोडिटीज डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला, जिसमें हमने ऑर्डिनल अप्रोच को कर लिया, कार्डिनल ऑर्डिनल हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट को। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में और आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ उसके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है आपका, उसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बताता है कि कितना फिजिकल इनपुट आपने लगाया और कितना उसके बदले में आपको आउटपुट मिला है, तो ये आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, बेनहम, सैमुअल्सन, उन्होंने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपने इस लॉ के अंदर मैक्सिमम। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात किया कि कितना आपका इनपुट लगा है, तो इनपुट का मतलब क्या हुआ, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो कितना हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा है, इनपुट लगा है, और उसके बदले में कितना हमारा आउटपुट हुआ है, ये हमारा रिलेशनशिप बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं इस तरह से। क्यू क्या होता है आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एफ क्या होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बताता है, एल फॉर लेबर, सी फॉर कैपिटल एंड एन फॉर लैंड। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपकी कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और इन इनपुट का जो है रिलेशनशिप बताता है आउटपुट के साथ, तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, अब अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में देखा जाता है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, देखिए आपके जो इनपुट्स होते हैं जो आप लगाते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन आप लगाएंगे, जितने भी इनपुट्स हम लगाएंगे मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे जो हम लगाएंगे ये सारे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कौन सा लॉ पढ़ने को मिलेगा, ये पढ़ेगा हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कौन सा होगा, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी आपके इनपुट होते हैं वो सारे वेरिंग होते हैं। यहाँ पर सेम रहते हैं लेकिन यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन है तो इनफ टाइम होता है। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन विद इन अ ईयर की बात करते हैं, और लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 साल से ज़्यादा की बात करता है। तो जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं तो हमें कौन सा लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आपका लॉन्ग रन का पार्ट बनता है। तो देखिए अब इनको हम दोनों के दोनों लोग आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड, जैसे आप एक फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाओगे, कीपिंग द अदर फैक्टर फिक्स्ड, दूसरे फैक्टर को फिक्स रख के, तो उस टाइम पे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उस फैक्टर का, वो क्या होगा, इवेंचुअली गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे गिरता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन अमाउंट तक ही, अप टू द यूज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि आप वेरिएबल फैक्टर का जब आप यूज करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन उस सर्टेन पॉइंट के बाद में वो क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। जब आपका वेरिएबल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो पहले तो इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंट, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है। इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। देखिए इस टेबल में, देखिए ये जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी इस टेबल में आपको समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ पर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, एक होता है लैंड, एक लेंगे लैंड और एक लेंगे हम क्या, लेबर। तो ये मेरा लैंड है, ये लेबर। आपको पता है लैंड मेरा क्या होगा, ये मेरा फिक्स फैक्टर होगा, और लेबर जो होता है वो मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा, जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे लेबर की यूनिट बढ़ा रही हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे जैसे मैंने अपने लेबर की यूनिट को बढ़ाया वैसे वैसे मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन देखिए पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 20 से 30, 30 से 40 इंक्रीज हुआ, राइट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया, 30, 20, 10, 0, और एक टाइम पे फिर क्या हुआ, नेगेटिव चला गया। तो इट मीन्स जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा, एंड देन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलता है ये, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर। तो देखिए यही इसने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपके कुछ अजम्पशन है, वो क्या है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको मानकर चलना है जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो आपकी सेम रहेगी, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो। आपके जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर, आपको याद रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कुछ इनपुट्स जो है वो उनकी क्वांटिटी का आपको क्या करके रखना है, फिक्स रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हो। शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही आपका जो है फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सब फिक्स होते हैं, और ये लॉ जो है ये अप्लाई नहीं होगा अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को भी चेंज करोगे तो। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, वेरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा अगर फैक्टर्स जो है उसको आप फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करोगे,
आउटपुट के लिए। इसका मतलब इसने क्या बोला कि आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो जितने फैक्टर्स में आप चेंजेस कर रहे हो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता है, वो आपका चेंज रहता है, उसमें कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहेगा, रेशियो सेम नहीं रहेगा। हो सकता है एक बार आप कितना बढ़ा रहे हो 1 यूनिट, हो सकता है दूसरी बार आप 2 यूनिट बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे समझना है इनके बारे में, टीपी एपी होता क्या है। तो ये आपको हमने अभी पीछे भी बात की थी जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे थे, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि वो टोटल आउटपुट जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे अपने इनपुट्स को लगाने पर, वो सारा आपका कहलाता है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा कि जो आपका इनपुट्स लगाने पर जितना भी आपका आउटपुट निकल कर आता है सारा का सारा, दैट विल बी योर टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, जिसको हम पर यूनिट का बोलते हैं। तो पर यूनिट हमेशा कैसे निकलता है, ये हमेशा निकलेगा टोटल प्रोडक्शन को अगर आप डिवाइड कर दोगे आपकी यूनिट्स ऑफ लेबर से, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन। आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर, यस। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, ये टोटल प्रोडक्ट को जब आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट से, तो आपका क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रोडक्शन। उसके बाद में एक आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, एडिशनल जो प्रोडक्शन हम करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, जो टोटल आउटपुट में चेंज होगा, किस वजह से, वेरिएबल इनपुट में चेंज करने की वजह से। कि मतलब जैसे मैंने 1 यूनिट आपकी लेबर की बढ़ाई, उसकी वजह से मेरे जो प्रोडक्शन में चेंज होगा, दैट इज माय मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आप इसको देखेंगे, इसको हम कैसे निकालते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर। अभी मैंने टीपी अपॉन एल किया तो मैंने बताया एवरेज प्रोडक्शन निकलता है, लेकिन चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल करोगे तो आपका क्या निकलेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल प्रोडक्शन जो होगा उसमें से आपको माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब नेक्स्ट यूनिट से जो टोटल प्रोडक्शन है और जो पहली यूनिट का टोटल प्रोडक्शन है उसको माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाएगा। इसको हम टेबल से समझेंगे बहुत अच्छे से, तो इस टेबल को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये है आपकी यूनिट्स ऑफ लैंड जो कि 10 एकड़ है, और ये फिक्स है क्योंकि शॉर्ट रन में आप जो है लैंड को चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स रहेगा। सिर्फ लेबर जो है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। तो देखिए जैसे जैसे मैंने लेबर की यूनिट बढ़ाई, पहले लेबर 0 थी तो आपका प्रोडक्शन भी कुछ नहीं हो रहा, एवरेज प्रोडक्शन भी कुछ नहीं हो रहा, मार्जिनल भी कुछ नहीं। जैसे ही मेरी लेबर की यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ी, तो देखिए सबसे पहले मेरा टोटल प्रोडक्शन, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन 20 हुआ, फिर 50 90 120 140 150 150 और 140। अब बात आती है कि ये कैसे चलेगा, तो आप इसको समझने के लिए आपको इसको मार्जिनल प्रोडक्शन को याद रखना है। मार्जिनल प्रोडक्शन आपको पता है कि पहले इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग रेट पे पहले इंक्रीज होगी, ठीक है, उसके बाद में फिर डिमिनिश होगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको अगर मार्जिनल प्रोडक्शन का पता है तो आप टोटल प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप ये टेबल याद भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी करना चाहें। तो अब देखिए एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकला, जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन आपका 20 अपॉन 1 करेंगे 20, 50 अपॉन 2 करोगे 25, 90 अपॉन 3 करेंगे तो 30, 120 अपॉन 4 करेंगे तो भी 30, 140 अपॉन 5 करेंगे तो 28, 150 अपॉन 6 करेंगे 25। तो इस तरह से मेरा क्या निकल रहा है, एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, फर्स्ट यूनिट हमेशा ब्लैंक रहती है, तो सेकंड अब आपको कैसे निकालनी है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे, देखो टोटल प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है, पहले से 20 यूनिट का, तो आपका 20 यूनिट का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट जब मैंने लेबर बढ़ाई तो मेरा टोटल प्रोडक्शन 50 हुआ, तो 20 से बढ़ के कितना हुआ, 30 ना, तो ये हो गया मेरा 30 मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब फिर 50 से कितना हुआ, 90, कितना चेंज हुआ 40 का, तो 40 मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन। 90 से 120 कितना चेंज हुआ 30 का, तो 30 मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन। 120 से 140 कितना चेंज हुआ 20, तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन। 140 से 150 10, 150 से 150 0 और 150 से 140 -10। तो इस तरह से ये आ गया मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखिए आपके इसमें ना 3 स्टेजेस बन रही है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी बन रही है, पहली स्टेज होगी जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ तक, ये है मेरी फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो मेरा ज्यादा है किससे, एवरेज प्रोडक्शन से। आप देख सकते हैं एवरेज प्रोडक्शन से मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा है, राइट। उसके बाद में आपकी सेकंड स्टेज कौन सी होगी, अब आपकी सेकंड स्टेज क्या होगी, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गिरना शुरू हो रहा है। आप देखेंगे 20 10 0, ये आपका सेकंड स्टेज हो जाएगा। 0 जो है ये आपका क्या है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है, तो इसका मतलब आपका जो टीपी है उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और थर्ड होगी जब आपकी नेगेटिव वाली स्टेज है। तो इसको एक बार डायग्राम से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए खुद से डायग्राम बनाकर, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर खुद से बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा जो है ये डायग्राम बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो कैसे बनता है
इस तरह से हमें जो है रिलेशनशिप दिखाना है, तो हमें इस तरह से ये दो कर्व एक साथ बनाने होते हैं लाइक दिस। ऊपर वाला जो है वो मेरा टीपी कर्व को दिखाएगा और नीचे वाला मेरा एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन कर्व मूव कैसे करता है। टोटल प्रोडक्शन कर्व कैसे मूव करेगा, पहले वो इंक्रीज होता चला जाता है और फिर एक पॉइंट आता है जब वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड देन उसके बाद में गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही हमने उस टेबल में देखा था। उसके बाद में जब आपका टीपी मैक्सिमम होता है एट दैट टाइम आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, वो जीरो होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टीपी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर अब जहाँ पर भी ये आया यहाँ पर आपका एमपी जीरो होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे मूव करता है, मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद में वो गिरना शुरू करता है, देन जीरो आता है और फिर उसके बाद में नेगेटिव चला जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन यही होता है हमारा, राइट। तो ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है। एवरेज प्रोडक्शन कर्व कैसे मूव करता है, एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिरता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है इस तरह से। तो जब आपका एमपी गिर रहा है उस टाइम पे आपका एवरेज प्रोडक्शन भी गिर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये भी ऐसे कम आ गया और यहाँ पर ये आ गया आपका एवरेज प्रोडक्शन कर्व। तो अब देखिए इसकी 3 स्टेजेस बनती कैसे है। तो इसकी 3 स्टेज कैसे बनेगी कि जिस पॉइंट पर आपका टीपी मैक्सिमम है और आपका एमपी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर इसके बाद से आपकी आती है स्टेज 3। इसके बाद से कौन सी स्टेज है आपकी, स्टेज 3। अब जहां पर ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं एपी और एमपी, तो वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये लाइन ड्रॉ होने के बाद में इससे पहले वाली जो स्टेज है, इससे पहले वाली जो स्टेज रहेगी वो आपकी रहेगी कौन सी, ये आपकी रहेगी स्टेज 1। ये आपकी 1 स्टेज है, ठीक है। और इसके बाद जो बीच वाली है ये आपकी आ जाएगी स्टेज 2, ओके। ये वाली स्टेज 1, ये वाली आपकी स्टेज 2 और ये वाली आपकी स्टेज 3, ठीक है। अब देखिए ये आपकी जहां पर अब आपका एमपी जो है वो मैक्सिमम है, आपका एमपी मैक्सिमम तो यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट होता है इसके ऊपर अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और ये जहां पर मीट करेगी, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट है आपका इन्फ्लेक्शन का पॉइंट। ये आपकी स्टेज 1 है पूरी की पूरी, ये स्टेज 2 है। यहाँ पर आपका टीपी मैक्सिमम है, जब टीपी मैक्सिमम है उस टाइम पे आपका एमपी जीरो है और उसके बाद में टीपी गिरना शुरू हुआ तो एमपी नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये टीपी, एमपी और एपी का रिलेशन चलता है। अब जरा हम उस डायग्राम में देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो देखिए वापस अपने उसी पेज पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब इस डायग्राम के अंदर आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या बोला था इसके अंदर आपको कि पहले आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट आएगा जब कांस्टेंट हो गया उसके बाद में गिरना शुरू हो गया, ठीक है। एंड आपका एमपी जो है वो क्या है, पहले बढ़ रहा है उसके बाद में गिर जाएगा आपका और फिर जीरो से नेगेटिव। जिस टाइम पे टीपी मैक्सिमम आप देखेंगे उस टाइम पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है, ठीक है। और ये आपकी इसके बाद वाली जो स्टेज होती है ये स्टेज 3 है। उसके बाद में जहां पर अब आपका जो एमपी मैक्सिमम है, ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जहां पर एमपी और एपी मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये आपकी स्टेज 1 हो गई इधर इस साइड वाली, ये स्टेज 2 हो गई और ये स्टेज 3 हो गई। तो ये आपका था टीपी, एमपी और एपी का डायग्राम। तो इसके रिलेशनशिप आप देख लीजिए जल्दी से। जब टीपी इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी बढ़ेगी। ये देख लीजिए टीपी बढ़ रही है तो आपकी एमपी भी बढ़ रही है। जब टीपी डिमिनिशिंग रेट पर पहुंचेगी, अब इसके बाद इस स्टेज के बाद टीपी जो है वो बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, तो एमपी जो है वो गिरना शुरू हो गई। जब टीपी मैक्सिमम हो जाएगी उस टाइम पे एमपी आपकी जीरो हो जाएगी यहाँ पर। जब टीपी जो है गिरना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर गिर रही है, तो उस टाइम पे एमपी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो एपी और एमपी का रिलेशनशिप क्या है, एपी जो है वो भी बढ़ेगी so long as MP is greater than AP। जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्शन के, तो आपकी एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगी। एवरेज प्रोडक्शन गिरेगी जब मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी जब आपका AP और MP इक्वल होगा। और मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यही बोला ना मैंने, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो नेगेटिव हो सकती है लेकिन जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा टीपी, एमपी और एपी का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो 3 तरह की स्टेजेस के अंदर आपका जो है स्टेज 1 जिसके अंदर टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से और फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। और वहीं मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा शुरू में, देन मैक्सिमम पहुंच के गिरना शुरू हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा, देन बढ़ता रहेगा और बाद में मैक्सिमम हो जाएगा। स्टेज 2 के अंदर आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे और बाद में मैक्सिमम हो जा रहा है। और स्टेज 3 में वो गिरना शुरू हो जाता है। स्टेज 3 में आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है, जबकि स्टेज 2 में वो जो है जीरो के इक्वल हो जाती है। और फिर आपका एवरेज प्रोडक्शन का भी इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्या कंडीशन क्या है, क्या कारण है इसके एप्लीकेबल होने के, मतलब ऐसा क्यों होता है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है पहले बढ़ रहा है उसके बाद में फिर गिरना शुरू हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो शुरू में आपके जो फिक्स फैक्टर जो आपने लैंड लगाई ना, उसका आपने प्रॉपर यूज ही नहीं किया था, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था। इसीलिए आपके जो है ये रिजल्ट आ रहे थे कि आप पहले अगर और फैक्टर्स लगा रहे हो और ज्यादा अगर आप उस लैंड पे लेबर लगा रहे हो तो आपको जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, जब आपने पूरा मैक्सिमम आपने अटेनमेंट कर लिया होगा, प्रोडक्शन कर लिया होगा, तो फिर क्या होगा, आपने उसका फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइज कर लिया। तो इनिशियल स्टेज के अंदर आपके जो फिक्स फैक्टर है लैंड और मशीन वो अंडर यूटिलाइज होते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होती है, उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होती है और आपको जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में
फिर क्या है सेकंड, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो मेन रीजन जो है इस लॉ के अप्लाई होने का वो क्या है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर फिक्स है शॉर्ट पीरियड में, और जब फिक्स फैक्टर को आप यूज करोगे वेरिएबल फैक्टर के साथ, जो रेशियो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपेयर टू द वेरिएबल फैक्टर फॉल, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, गिरता चला जाएगा। एंड देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन, और जब आप ऑप्टिमम यूज कर लेते हो ना फिक्स फैक्टर का, तो आपकी मार्जिनल रिटर्न जो है इन वेरिएबल फैक्टर्स की वो फिर गिरना शुरू होती है। वो कब गिरना शुरू होती है, जब आप अपने प्रोडक्शन का, अपने फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हो। और इसके पीछे रीजन सीधा सा है कि जब आपने ऑप्टिमम यूज कर लिया तो जो रेशियो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का वो क्या हो जाएगा, आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में और इसमें क्या होता है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन जो है उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है फैक्टर का वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। इसका मतलब जो आपके जो सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर है, मतलब एक फैक्टर की जगह दूसरे फैक्टर को यूज कर लेना, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। आप प्रॉपर लेबर की जगह आप जो है प्रॉपर मशीन को नहीं यूज कर सकते, और यही रीजन है जिसकी वजह से आपका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है ना, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, ये आपका अप्लाई होता है। एक फैक्टर को कभी भी दूसरे फैक्टर की जगह यूज नहीं किया जा सकता। जब फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो क्या है, बढ़ जाएंगे, एंड जो अमाउंट है फिक्स फैक्टर का वो इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ उसके सब्स्टिट्यूट के द्वारा ही। क्लियर। अभी पोस्टपोनमेंट ऑफ लो, कि कहाँ पर आपका ये जो लो है ये अप्लाई नहीं करेगा। अगर आपका प्रोडक्शन की टेक्निक जो है वो बढ़ जाएगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपका जो ये लो है वो क्या होगा, काम नहीं करेगा ना। अगर आपने अच्छी टेक्निक्स लगा दी तो क्या होगा, उसके बाद में फिर जैसे लेबर बढ़ाते जाओगे तो आपका प्रोडक्शन और बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए फिर ये लो काम नहीं करेगा। और अगर आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे सब्स्टिट्यूट मिल गया, मुझे पता है लैंड की जगह मैं कोई और अगर यूज कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, मेरे कभी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे ही नहीं, मेरे हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, तो तब भी ये लो काम नहीं करेगा। तो ये हमने पढ़ा अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, और ये आपका जो है शॉर्ट रन के अंदर ही अप्लाई होता है। अब बात करेंगे लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर आपका कौन सा लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आपको लॉन्ग रन में देखने को मिलता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट, कि आप इनपुट में जितना चेंज करोगे उसके कंपैरिजन में आपके आउटपुट में कितना आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये आपको बताता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये बताता है कि जब भी अगर किसी भी इनपुट की अमाउंट में प्रोपोर्शनेट अगर आप चेंज करोगे तो आउटपुट का बिहेवियर भी अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं अपनी इस टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए आपको लेबर दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैंने लेबर को क्या किया है, बढ़ाया है एक। अब ये यहाँ पर हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कर रहे हैं ना, तो आपको पता है रिटर्न्स टू स्केल के अंदर सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमने लेबर और कैपिटल लिया है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो जब मैंने एक यूनिट लेबर लगाई थी और मैंने कैपिटल 3 यूनिट लगी है, तो उस टाइम पर आप देखिए आपके लेबर और कैपिटल फर्स्ट यूनिट है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, और टोटल प्रोडक्शन आप कर रहे हो सिर्फ 10 यूनिट का। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी लेबर की 1 यूनिट बढ़ाई और अपनी कैपिटल को 3 से 6 किया, आपके लेबर और कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100% इंक्रीमेंट हुआ, और आपका टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, 30 यूनिट से बढ़ रहा है, और आपके परसेंटेज जो है टोटल प्रोडक्शन में वो कितनी बढ़ रही है, 200%। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और आपने लेबर बढ़ा दी और आपने फिर कैपिटल को भी बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि अब आपका जो लेबर और कैपिटल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ 50% का हुआ है, लेकिन आपका प्रोडक्शन सीधा 60% हो गया। आपका जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर परसेंटेज है वो 100% है। तो ये क्या हो रहा है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पर क्या आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ रहा है। फिर आपने जैसे ही और आपने लेबर को लगाया, तो आप देखोगे फिर आपका जो है टोटल प्रोडक्शन 80 हुआ। ठीक है, फिर आपने फिर एक और लगाया तो फिर आपका टोटल प्रोडक्शन 100, देन आपका फिर 120 एंड देन 130। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और इधर आप देखोगे 30, लेकिन आपके लेबर और कैपिटल में आपने कितना चेंज किया, 33% का चेंज किया, और उसकी वजह से आपके जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसमें भी तो 33 आ रहा है। ऐसे ही आपने जब एक और यूनिट 5वीं यूनिट लेबर की लगाई थी और 15 कैपिटल लगाई थी, उस टाइम पे आपके लेबर और कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है, 25% का चेंज हो रहा है, और आपके प्रोडक्शन में भी 25% का ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तो सेम चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका कॉन्स्टेंट रिटर्न्स होता है। और फिर उसके बाद में अगर आपने और यूनिट लगाई तो आप देखोगे लेबर और कैपिटल का रेशियो 16.6% है, जबकि टोटल प्रोडक्शन आपका उससे भी गिर गया, तो यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको इसमें क्या देखना है कि जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो आपका लेबर और कैपिटल का रेशियो पहले 100% था, लेकिन प्रोडक्शन में 200% इंक्रीमेंट हो रहा था। 50% था तो भी आपका प्रोडक्शन 100%, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। लेकिन जब आपने 33% चेंज किया लेबर में और 33% आपके प्रोडक्शन में चेंज मिला, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट रिटर्न्स हो गए ना। और वहीं आपने 20% अगर अपने लेबर में चेंज किया और 10% ही आपके प्रोडक्शन में चेंज हुआ, तो यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल गए। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 स्टेज होती है। और इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे
कि सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो है रिटर्न्स आपको क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। हमने देखा ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो। उसके बाद में फिर आप क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स, और फिर क्या है आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यही आपका इसका क्या होता है, डायग्राम होता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का। ठीक है, अब उसके बाद में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो 3 तरह के होते हैं। अभी हमने बात किया इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ये तीनों रिटर्न्स हमने देखने को मिलते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल क्यों मिलता है, तो इंक्रीज अगर आपका जो आउटपुट के अंदर जो चेंजेस हुआ है उसका जो रेशियो है अगर वो ज़्यादा है आपके इनपुट के चेंज रेशियो से, तो आप बोलोगे कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा। मान लीजिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर इनपुट की जो क्वांटिटी है आपने उसको डबल कर दिया। ठीक है, आपने किसी प्रोडक्शन करना था किसी यूनिट का और आपने अपने इनपुट जो है वो डबल लगा दिए, और जो आउटपुट के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो उस डबल से ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है। उसके अलावा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल आप देख सकते हो, इस तरह से आप दिखाते हैं। ये इसको आइसोक्वेंट मैप कहते हैं। इतना अभी मत समझिए, इसको बस इतना देख लीजिए कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। उसके बाद में कुछ फैक्टर्स और होते हैं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंडिविजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायमेंशन। इस वजह से भी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टेक्निकल जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, आपको जो है टेक्निकल वो तो इंडिविजिबिलिटी है उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन अब ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप उस वर्क के अंदर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दी योर आउटपुट, एज कम्पेयर टू दी इनपुट। तो इस वजह से कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्यों मिलते हैं, कि अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है उसको हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जनरेट कर रहा है। जब आपने जो इनपुट लगाया वही आपका आउटपुट में जो चेंज हुआ, और जो इनपुट में जो चेंज किया आपने वो दोनों सेम हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने इनपुट को डबल किया और आउटपुट भी आपका डबल हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कि आपको क्या हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या हुआ कि आपने लगाया तो डबल है लेकिन आपको मिल रहा आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हुआ है। इसका मतलब देखिए, जब कैपिटल एंड लेबर डबल किया लेकिन आउटपुट जो है वो लेस देन डबल है, तो इसका मतलब आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका आइसोक्वेंट मैप। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व किया था ना हमारे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, ऐसे ही आता है आइसोक्वेंट मैप। ये आपका फैमिली होता है आइसोक्वेंट कर्व का, जो कि एक ही डायग्राम में प्लेस किए जाते हैं। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक सेट ऑफ आइसोक्वेंट के, मतलब 3 से 4 या 4 से 5 आपके आइसोक्वेंट होते हैं एक या ईच लेवल ऑफ आउटपुट के। जितना ज़्यादा आपका आउटपुट होगा उतना ही आपका क्या बोला जाएगा, आइसोक्वेंट जो है वो आपका ओरिजिन से दूर होगा। तो आइसोक्वेंट मैप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि ये आइसोक्वेंट कर्व का सेट होता है जो कि टेक्निकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशन दिखाता है इनपुट के, जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है अलग अलग आउटपुट के साथ। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा आगे, देखिए। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, मान लीजिए आपने जो है प्रोडक्शन करना है गुड्स एक्स का, और मान लीजिए 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल। ठीक है, आप सपोज करो कि ये भी पॉसिबल है कि आप अपने कैपिटल को सब्सटीट्यूट कर सकते हो लेबर से, और लेबर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो कैपिटल से। तो इसी एजम्पशन के बेस पे ये पॉसिबल है कि जो क्वांटिटी है आपकी गुड्स एक्स की उसको प्रोड्यूस कर सकते हो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल से, जहाँ पर आपका वर्टिकल एक्सेस जो है वो कैपिटल को मेजर करेगा, जबकि हॉरिजेंटल पे हम क्या दिखाएंगे, लेबर को दिखाएंगे। इसको देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा इस डायग्राम से कि ये क्या होता है। आइसोक्वेंट आपका कर्व की अगर बात करें तो नीचे आपका लेबर है, यहाँ पर आपके कैपिटल है, और आप इस तरह से जो है इसके वेरियस अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो आपका आइसोक्वेंट कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से, ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन का। यहाँ पर अगर 2 आइसोक्वेंट कर्व है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के। हायर आइसोक्वेंट कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाएगा। और जो नॉलेज है केस ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन वो भी इसमें रहती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट आइसोक्वेंट कर्व वो आपको क्या दिखा रहा है, 10 लेवल ऑफ आउटपुट हो रहा है, फिर 20, फिर 30, इस तरह से 40, 50, 60 जो है ये चलता रहेगा। और आइसोक्वेंट कर्व बेसिकली क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन दिखाता है, आपके वेरियस कॉम्बिनेशन दिखाता है इनपुट और आउटपुट के, जिसके ऊपर जो है एक प्रोड्यूसर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होता है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद में आता है आपका कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए, कॉस्ट कर्व की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारी कॉस्ट होती है, उनको समझना जरूरी है। वैसे ये सब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार क्विक जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मनी कॉस्ट की बात करते हैं तो मनी कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली ये वो अमाउंट होती है जो कि आप स्पेंड करते हो मनी की टर्म्स में कोई भी कमोडिटी के प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको मनी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जो भी कॉस्ट आप लगाते हो वो आपकी मनी कॉस्ट होती है। रियल कॉस्ट क्या होती है, रियल कॉस्ट में आपका मनी नहीं जाता है, लेकिन जो आपका मेंटल और जो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं, जो सेक्रीफाइस आपको करने पड़ते हैं, वो आपकी रियल कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में जो है टॉप करने के लिए अभी आपने अपना फोन छोड़ दिया है, सोशल मीडिया छोड़ दिया है, फेसबुक व्हाट्सएप आप नहीं चला रहे हो, तो ये आपकी क्या है, ये रियल कॉस्ट है। ठीक है, रियल कॉस्ट आपके वो पेन, डिस्कम्फर्ट और डिसयूटिलिटी होती है जो कि आप लगाते हो जब आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करते हो अपने सप्लायर को। अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट वो एक्चुअल या एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट जो हम बाहर वालों को पे करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर पे करेगा ओनर ऑफ हायर्ड फैक्टर्स एंड सर्विसेज, जो भी फैक्टर एंड सर्विसेज उसने अपने बिजनेस में लगाई है उनको जो भी एंटरप्रेन्योर पे करता है वो उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में
नेक्स्ट आती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से करिएगा। जब आप कोई भी एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने पर आपने जो गिव अप किया है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए, तो वो जो गिव अप आपने किया है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर एक फार्मर है जो कि वीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो पोटैटो भी तो प्रोड्यूस कर सकता था उसी फैक्टर्स के साथ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके लिए क्या होगी, वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी पोटैटो जो उसने गिव अप कर दिया। इसको हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देख लीजिए, सपोज मान लीजिए मैं अभी ए फर्म के अंदर जो है अब जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अब ए फर्म के अंदर मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है। फिर मैंने बी जो फर्म है उसको ज्वाइन करने की सोची, क्योंकि वहाँ पर मुझे 70,000 की जो है वो सैलरी मिल रही है। तो इस बी को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या किया, ए को गिव अप किया। तो मैंने जो 50,000 रुपये जो आपके गिव अप किए, या मैंने ए फर्म को जो गिव अप किया, ये मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस बी फर्म को ज्वाइन करने की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उसके बाद में आता है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है जो कि एक्चुअल में इंकर्ड की जाती है और प्रोवाइड की जाती है एक इंडिविजुअल और एक फर्म के द्वारा। इसके अंदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट आ जाती है। और सोशल कॉस्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होती है वो कॉस्ट जो कि एक सोसाइटी बियर करती है उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए। सोशल कॉस्ट के अंदर आपकी प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों आती है। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है जब आप फ्री गुड्स या रिसोर्सेज जिसके लिए फर्म को रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके लिए पे करने की, जैसे कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। अब सोसाइटी क्या कर रही है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए ये कॉस्ट सोसाइटी को बियर करनी पड़ रही है ना, तो इसको सोशल कॉस्ट कहते हैं। या फिर कोई भी कॉस्ट जो कि डिसयूटिलिटी के फॉर्म में होती है, जैसे आपने एयर क्वालिटी, अब जैसे फैक्ट्रीज जितनी भी चलती है उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये सोशल कॉस्ट है। वाटर, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा, ये क्या है, ये सोसाइटी बियर कर रही है, तो ये सब सोशल कॉस्ट है। उसके बाद में आता है आपका बिजनेस कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट के अंदर वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो कि इंकर किए जाते हैं किसी भी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस कॉस्ट का वो सिमिलर होता है अकाउंटिंग या एक्चुअल कॉस्ट के। अब जो कॉन्सेप्ट है फुल कॉस्ट का, उसके अंदर दो अदर कॉस्ट भी आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, देखिए ये एक नेसेसरी मिनिमम अर्निंग होती है जो कि एक फर्म जो है वो मस्ट गेट टू रिमेन इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में रहने के लिए एक मिनिमम अर्निंग जो कि एक फर्म को जो है करनी ही पड़ती है, वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है वो अकाउंटिंग कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट जो कि फर्म आउटसाइडर्स को पे करती है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो कि उनके सेल्फ ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर खुद से अपने बिजनेस में लगा रहा है, तो वो उसकी क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। जैसे उसने अपने ही बिजनेस में खुद की गाड़ी को यूज़ किया, खुद के ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, तो वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उसके बाद में डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट और एंड इनडायरेक्ट और नॉट ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ऑपरेशन या प्लांट के ऊपर, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये किसी प्रोडक्ट लाइन और टेरिटरी या कस्टमर क्लास से रिलेटेड होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वो कॉस्ट जो कि इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, तो वो आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए अब मैंने कोई प्रोडक्शन किया, उसके पीछे मेरी बिजली का खर्चा तो लग रहा है ना, तो वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट हुई जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। और डायरेक्ट कॉस्ट जो साफ साफ पता चल रही है कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मेरी ये कॉस्ट लगी है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है या कांस्टेंट कॉस्ट क्या होती है, ये कोई फंक्शन नहीं है आउटपुट का। फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने पर लगती है, जैसे रेंट आपको पे करना ही करना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट और लोन एक्सेट्रा। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्या है, आपका डायरेक्टली आउटपुट से रिलेटेड होता है, कि जैसे जैसे आउटपुट में चेंज होगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट में भी चेंज हो जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस है, ये सब। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, ये आपकी एडिड की जाती है कॉस्ट जब आपके प्रोडक्शन में चेंज होता है, तो उसकी वजह से जब कॉस्ट आपकी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। और संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी अगर एक बार लग गई उसके बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो अपनी बिजनेस एक्टिविटी में। जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने पर कोई भी कॉस्ट लगी थी, अब चाहे वो आपकी फैक्ट्री चले या ना चले, वो कॉस्ट आपकी डूब चुकी है, वो आपकी संक हो चुकी है, तो उसे संक कॉस्ट कहते हैं, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जब आपने पास्ट में जिस प्राइस पे आपकी एसेट्स परचेज की थी उस कॉस्ट को आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, जब आप उसी सेम एसेट्स को अगर करंट प्राइस पे रिप्लेस कर रहे हो तो उस कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे। और आउट ऑफ पॉकेट वो सारे खर्चे होते हैं जो कि करंट कैश पेमेंट से किया जाता है आउटसाइडर्स को, वो सारी की सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है।
उसके बाद में बुक कॉस्ट आप देख सकते हो। बुक कॉस्ट वो बिजनेस कॉस्ट होती है जो कि जिसके अंदर कोई कैश पेमेंट नहीं होता, लेकिन उसके लिए बुक ऑफ अकाउंट में प्रोविजंस बनाए जाते हैं। और कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि कंट्रोल या रेगुलेट की जा सकती है। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको कि हम रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, जैसे कि अगर ऑब्सोलेंस हो गई। अपना डायरेक्ट थ्योरीज ऑफ कॉस्ट के बारे में, तो कॉस्ट की थ्योरीज को हम अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न तो दो तरह की थ्योरीज थी, लेकिन बेसिकली अभी ट्रेडिशनल जो है वो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ट्रेडिशनल में देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमेशा जो है कॉस्ट की थ्योरीज को स्टडी किया जाता है। शॉर्ट रन के अंदर आपकी कौन कौन सी आती है, आपकी टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और लॉन्ग रन के अंदर आती है आपकी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, विद इन अ ईयर की हम बात करते हैं, और लॉन्ग रन का मतलब क्या है, जब हम 1 साल से ज़्यादा की बात करते हैं वो आपका लॉन्ग रन में आ जाता है। तो देखिए मॉडर्न थ्योरीज में आपकी बस क्या होता है, ये मॉडर्न थ्योरीज जो है वो एल शेप में आपकी जो है कॉस्ट थ्योरीज होती है, वो भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ही पढ़ी जाती है, बट ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर देखिए आपको पता है कि फर्म जो है वो अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकती है। फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे आपके फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, तो शॉर्ट रन में इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट जो भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कैसे होगा, वेरिएबल इनपुट्स के अंदर चेंज करके ही होगा। और वेरिएबल इनपुट्स जैसे कि आपके लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारे आपके वेरिएबल होते हैं। तो कहने का मतलब शॉर्ट रन के अंदर आपका एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और अदर फैक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद में देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है प्लस जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो कॉस्ट जो कि आपकी आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है, आपको ये अमाउंट पे करनी ही करनी पड़ेगी, नो मैटर आपका आउटपुट, आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका 100 हो रहा हो, 200 यूनिट हो रहा है या फिर 0 प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी आपको ये तो बियर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको रेंट है, आपने कहीं पर जो है कुछ किराए पर लिया है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ का रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी चेंजेस हो रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाती है। जैसे आपकी आपने जो है अपना रॉ मटेरियल का खर्चा है, अगर जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जब हम टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का देखिए कैसे बनता है आपके, अगर हम टेबल की बात करें, जैसे आउटपुट अगर आपका 0 हुआ, आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो भी आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा। आपने प्रोडक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी बढ़ाया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका कर्व कैसे बनता है, इसका कर्व हमेशा बनता है इस तरह से, देखिए आपका हॉरिजेंटल जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। इसमें देखो आपको नीचे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आता है आपका आउटपुट, और इधर आपका जो है आएगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आप शो कर रहे हो वो आपका वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो मैंने बोला कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी, तो इसका मतलब वो आपकी जीरो तो कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, और ये हॉरिजेंटल रहेगी, क्योंकि चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो रहा है, चाहे आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, इतना कर रहे हो या इतना, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना भी आपका एक्सप्लिसिट फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। कहने का मतलब जितना भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, आपका जितना भी फिक्स कॉस्ट है, जितना भी आपने जो है अपने सेल फोन खर्चा लगाया है, खुद से खर्चा लगाया है, वो सारा आपका फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ बदलती रहती है। अगर आपका आउटपुट गिर गया तो ये कॉस्ट भी गिरेगी, और अगर आपका आउटपुट बढ़ गया तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जैसे कि देखिए मान लीजिए पहले 0 आपका प्रोडक्शन था, तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट भी 0 थी, जबकि फिक्स कॉस्ट में आपको याद है इस टाइम पे भी आपकी फिक्स कॉस्ट 10 रुपये लग रही थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। फिर आपका जैसे आउटपुट बढ़ा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 हुई, फिर आपने 2 यूनिट बढ़ाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, देखो बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। फिर आपने और बढ़ाया तो फिर बढ़ रही है, और आपने आउटपुट किया तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अब देखो कितना कैसे बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर उसके बाद में 10 यूनिट चेंज आया, उसके बाद में 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद फिर कांस्टेंट हो गए, और फिर 6। आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट में कैसे चेंज आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले आपकी गिरती चली जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होगा, दोबारा से बढ़ जाएगी, क्योंकि होता है ना शुरू में जैसे जैसे आप अपने फैक्टर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी जो है कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, लेकिन जब फैक्टर्स का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लोगे उसके बाद में फिर से आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट का जो है डायग्राम बनता कैसे है, आप चाहे तो इसको टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, चाहे तो आप इसको रफली बना सकते हो। इसकी शेप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप हमेशा इन्वर्टेड एस होती है। कैसी होती है, इसकी इन्वर्टेड एस शेप में आपका ये कर्व बनता है, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या हो रही थी, 0 से एकदम जैसे 10 हुई, फिर उसके बाद में गिरना शुरू हो गई, ये गिर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये आपकी 0 से शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन 0 होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। क्लियर। तो इसलिए ये आपकी 0 से शुरू होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपकी यहाँ से शुरू होगी, लाइक दिस। ओके। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो कैसे निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपका आउटपुट है, ठीक है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है,
जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है अगर आप उससे कर दोगे तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यही तो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, राइट। अब अगर हमें टीएफसी, टीवीसी और टीसी कर्व एक साथ दिखाना है तो क्या, तो देखो कुछ नहीं होगा उसमें आपको। अब जैसे मैं यहीं पर आपको अगर बनाकर दिखाती हूँ, देखिए कैसे बनता है ऐसी सिचुएशन में। आपका ये बनाया हमने, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपको पता है सबसे पहले फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहती है, फिक्स, जो कि यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, ये है आपका फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इन्वर्टेड एस होती है और हमेशा क्या होती है आपकी जीरो से शुरू होती है, तो ये बन गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गया। लेकिन अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट दिखाना है तो आपको पता है टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है ना, तो ये कहाँ से शुरू करेगी, ये हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर आपका फिक्स कॉस्ट है यहाँ से शुरू करेगी, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी तो इंक्लूड है। तो फिक्स कॉस्ट अगर इंक्लूड होगी तो आप इसको शुरू करोगे इधर से, तो ये आपका कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये एकदम पैरेलल होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट से। चीजें सारी सेम रहती है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। इस वजह से ये क्या हो जाती है आपकी जीरो से शुरू ना होकर, ओरिजिन से शुरू ना होकर, ये आपकी क्या होगी वाई एक्सिस के यूनिट से शुरू होती है। तो ये आपका बन जाएगा टोटल कॉस्ट का कर्व। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पाएंगे। देखो इसको अगर हमें टेबल दिखाना है तो टेबल कैसे बनेगी, आपको पता है फिक्स कॉस्ट आपने अपनी फिक्स कर लिया है, ठीक है। आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ जीरो है, ठीक है। जीरो से आपको वेरिएबल कॉस्ट का मैंने बताया ना कि वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर क्या होगी कांस्टेंट होगी, एंड देन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देखिए 0 से 10 आपने 10 यूनिट बढ़ाई, फिर आपने 10 से 16 किया, 6 यूनिट बढ़ाई, 6 से फिर आपने कितनी की 5 यूनिट बढ़ाई, 5 से फिर आपने क्या किया 21 से 28, फिर दोबारा से 7 बढ़ाई, फिर आपने 40 किया, फिर 60, फिर 91। तो आप देख रहे हो गिर के फिर आपने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये आपकी क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इसको ऐड कर दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। तो देखिए 12 + 0 12, 12 + 10 22, 12 + 16 28, 12 + 21 33, 12 + 28 40, 12 + 40 52। तो इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। और आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 12 आपने फिक्स किया था, ये आपका यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से शुरू होकर आपका ये बनता है। तो ये था हमारा टीएफसी, टीवीसी और टीसी कर्व, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, एवरेज कॉस्ट को हम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कहते हैं। इसको निकालते कहते कैसे हैं, इसको निकालते हैं टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। हमने बात किया था ना एवरेज यूटिलिटी के बारे में भी, एवरेज प्रोडक्शन के बारे में भी, तो वो हमेशा कैसे निकलता है, टोटल अपॉन क्वांटिटी करके। तो एवरेज कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हो तो एवरेज कॉस्ट निकलती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, जब आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज लोगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मान लीजिए 10 है तो इसका एवरेज अगर आप निकालते हो तो वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। और कैसे निकालोगे, 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.3। तो इस तरह से आपकी क्या आ गई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। सिमिलरली अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा देख लीजिए, क्या हो रहा है 10 5 3.3 2.5 2 1.7 1.4, तो गिरती दिख रही है आपको ये। तो इसका जो कर्व बनेगा वो स्लोपिंग डाउनवर्ड बनेगा। एक चीज और, AFC जो है कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्लियर। तो आप देखिए इसका कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व बनता है यू शेप। ये बनता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व, कि पहले गिर रही है लेकिन फिर थोड़ा कम गिरना शुरू हो गई। तो ये इस तरह से आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है गिरता चला जाएगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। इसके बाद में आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए क्या होता है आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जब आप निकालते हो। तो इसको आप कैसे निकालोगे, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी कर दोगे। तो एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको देखिए हमने निकालना वहां पर सीख लिया टेबल के अंदर। तो आप इसका कर्व कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व, लाइक दिस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमेशा यू शेप होता है, और ये इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है वेरिएबल कॉस्ट का, वहां पर आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट कट होता है, लाइक दिस। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट के अंदर तो एवरेज फिक्स्ड भी ऐड होती है और वेरिएबल भी। तो ये बनती है इसके ऊपर लाइक यू शेप, इस तरह से आपकी बनती है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हमेशा याद रखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट हमेशा आपका यू शेप होता है। एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रहेगी तो अपवर्ड स्लोप अपवर्ड की तरफ बनेगा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी गिरती चली जाएगी, धीरे 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 इस तरह से आपकी ये गिर जाएगी। तो ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है। तो तीनों कर्व हमने देख लिए कि किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व आपका बनता है। उसके बाद में आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जब आप टोटल कॉस्ट में कुछ एडिशन करते हो, जब एक यूनिट आउटपुट की ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मतलब जब आप आउटपुट 1 बना रहे थे, फिर आपने 2 बनाया, फिर आपने 3 बनाया, फिर 4 बनाया, ठीक है। तो ये आपका अगर आउटपुट था तो उसकी वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो पहले क्या थी 10, फिर हुई 18, फिर क्या हुई आपकी 21, फिर क्या हुई 26। तो आप देख रहे हो कि आपकी
एक यूनिट बढ़ाने से, अगर मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ, जब एक आउटपुट आप कर रहे थे मार्जिनल कॉस्ट आपकी फर्स्ट यूनिट में तो कुछ नहीं होती, फिर जैसे ही आपने एक यूनिट बढ़ाया तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी बढ़ी 8 से, फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी बढ़ी, तो ये आपकी बढ़ी कितनी, ये बढ़ी 3। तो इस तरह से फिर आपने और बढ़ाया तो ये कितनी बढ़ी 5। तो ये क्या होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, कि एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर जो आपकी एडिशनल कॉस्ट होती है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। इसको निकालने के ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, चाहे आप TCN माइनस TCN माइनस 1 करें या TVCN माइनस TVCN माइनस 1 करें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया AVC AFC, मतलब हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। एवरेज कॉस्ट का हमने कर्व देख लिया जो कि आपका क्या होता है, यू शेप में होता है, और आपने वो भी देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है आपके एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का के बीच में। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखिए इसका रिलेशनशिप क्या है। अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के बिलो है तो एवरेज टोटल कॉस्ट विल डिक्लाइन टुवर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट। देखो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली इनका क्या होता है, कैसे ये बनता है। आपको पता है ये आपका है AC कर्व, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे होता है, और ये एवरेज कॉस्ट को उसके बिल्कुल मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ ऊपर जाता है इस तरह से। तो ये होता है एवरेज कॉस्ट अगर गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरेगा, और जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा उस टाइम पे आपका मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू होगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपका कहलाता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के बिलो होगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट विल डिक्लाइन टुवर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट। तो ये तो इसने सिर्फ इतना बोला कि अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका इससे नीचे है तो ये देखो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो आपका डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के ऊपर है, ये ऊपर आ गया ना, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये बढ़ रही है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट, ये देखिए ये एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करेगा उनके मिनिमम पॉइंट से, तो इसने मिनिमम पॉइंट पे कट किया है, तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आगे देखिए रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये पॉइंट ध्यान से, जब एवरेज कॉस्ट फॉल एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ने की वजह से, देखो ऐसे जब आउटपुट बढ़ रहा है तो जब आउटपुट बढ़ने की वजह से जब एवरेज कॉस्ट कर्व आपका डिक्लाइन होगा, गिरेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व के बिलो होगा, इस तरह से ये नीचे होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद में ये देखो ये जब गिर रहा है तो ये भी आपका इसके नीचे है। देन जब एवरेज कॉस्ट जो है वो राइज होगा, किस वजह से, आउटपुट में बढ़ने की वजह से, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हुआ तो देखो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यस ये है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहाँ है, इस पॉइंट पे, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो इस पॉइंट पे भैया एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है कि नहीं है, है ना। तो इस दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। तो इतना सा इनके बीच में रिलेशनशिप है जो कि बहुत ईजी है, तो आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये हमने इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप ही क्यों होता है, तो उसके दो रीजन है। दो रीजन क्या है, ये यू शेप होता है जी क्यों, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उनके बीच के इंट्रैक्शन की वजह से ये यू शेप होता है, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी क्या है, हमने अभी देखा ना, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी गिरती चली जाएगी जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी, इस वजह से इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से वो यू शेप होता है। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी पीछे पढ़ा है, तो वो क्या कहता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ता चला जाएगा, तो उस वजह से भी ये यू शेप कर्व होता है, ठीक है। अब आता है आपका लॉन्ग रन के अंदर, शॉर्ट रन में हमने पढ़ लिया, तो लॉन्ग रन के अंदर अगर हम कॉस्ट कर्व की बात करें तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर लिस्ट कॉस्ट होता है प्रोड्यूस करना गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम इनफ होता है, तो हमें ये होता है कि यही आउटपुट बहुत कम प्राइस में आपको जो है इसको बनाना है, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, इसीलिए सारी की सारी कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी, जब आप सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका अमाउंट निकाल लोगे। इसीलिए हर एक शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसका अलग लेवल होता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है उसको आप कैसे बनाओगे, बाय टेकिंग द लोअर एनवेलप। देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम समझते हैं डायग्राम से, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा है, बोल रहे हो मैडम ये तो सब ऊपर से जा रहा है। देखो लॉन्ग रन के अंदर सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही नहीं है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो लॉन्ग रन आपकी एवरेज कॉस्ट होती है ये एक एनवेलप का काम करती है, और इसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो छोटे एनवेलप होते हैं, और जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट होती है ये इसका
पूरा बड़ा एनवलप का काम करती है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब ये जो गिर रही है ये किस वजह से गिर रही है? यहाँ पर शॉर्ट रन में तो हमने देख लिया कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से गिरती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन के लिए आप जो है फैक्टर्स को यूज करते जाओगे वो कॉस्ट गिरती चली जाएगी, और एक टाइम के बाद आपने उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्यों बढ़ती है और घटती है? तो यहाँ जो ये गिर रही है इसके पीछे का रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये जो कांस्टेंट है इसके पीछे का रीजन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और जो ये बढ़ना शुरू हो गई इसके पीछे का रीजन है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन 3 रीजन की वजह से आपके लॉन्ग रन के अंदर जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो आपका यू शेप होता है। ठीक है, तो अब जरा इनके बारे में देख लेते हैं। पहले यहाँ देखो लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस कैसे है, तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो है ये एक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से होगी जैसे हमने यू शेप की बात किया, और ये टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, जैसे आपकी शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट कर्व याद है ना कैसे बन रहा था आपका, इन्वर्टेड एस शेप था, लेकिन उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट थी और फिर ये ऐसे बना था, राइट। लेकिन यहाँ पर सारी वेरिएबल होती है तो इसीलिए ये 0 से शुरू होता है, लाइक दिस। ओके, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? देखिए, जब इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं उसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में डिफाइन करते हो। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इंक्रीजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है जब वो मिलता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपका पर यूनिट जो फैक्टर इनपुट जो आउटपुट है ना वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मिलने का मतलब है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, आपकी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे कम कॉस्ट पे, उसको बोलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज, और कांस्टेंट में सेम लेवल होता है। ठीक है, तो जरा देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब बात करते हैं उसमें इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज दोनों आती है। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, एक फर्म अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकती है, क्योंकि फर्म को सेवरल इकोनॉमीज मिलती है जिसको हम सेवरल इकोनॉमीज का बेनिफिट मिलता है जिसको हम इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक फर्म जो है उसे गुड मैनेजमेंट की एडवांटेज मिल रही है तो दूसरी को भी तो वो एडवांटेज मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि उसे उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है। सिंपल से शब्दों में अगर मैं बात करूँ, देखो कहने का मतलब क्या है, आप एक जो है एक जॉब में काम कर रहे हो, आपने अगर अपना क्या किया स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो आप एक ही काम को बार बार करोगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आप उस काम को 10 बार करने के बजाय आप 20 बार करोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज बेसिकली क्या होती है, वो इकोनॉमीज होती है जो कि हर एक फर्म के लिए स्पेशल होती है। एक फर्म को अगर अच्छी मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी को हो सकता है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हो, मतलब ये वो इकोनॉमीज वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि हर एक फर्म के पास अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आपके पास जो है गुड लीडरशिप का एक्सपीरियंस है ना, हो सकता है आपके पास जो है और कोई क्वालिफिकेशन हो और कोई क्वालिटीज हो आपके अंदर। तो ये इंटरनल इकोनॉमीज की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये क्या होती है। तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखिए क्या क्या हो सकती है, प्रोडक्शन इकोनॉमीज हो सकती है, हो सकता है आप प्रोडक्शन बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत लार्ज लेवल पे कर रहे हो सकता है परचेजिंग या मार्केटिंग इकोनॉमीज हो, फाइनेंशियल इकोनॉमीज फर्म के लिए कैपिटल रेज करना ईजी हो, कोई किसी फर्म के पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो सकती है क्योंकि उसके मैनेजमेंट जो है उसके पास स्पेशलाइज मैनेजमेंट है जिसमें वो अपनी मनी को सेव कर पा रही है, अच्छे से चीजें मैनेज कर पा रही है, अपने डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पा रही है। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, बड़ी बड़ी फर्म जो है वो रिस्क ले सकती है नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज से, तो उनको वो इकोनॉमीज होती है। तो हर एक फर्म की अपनी अपनी वो आप कहते हैं ना अपना अपना फोटे होता है हर एक का, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप देख सकते हो ये सारी होती है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन ये सब आपको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करें तो ये वो इकोनॉमीज होती है जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है और ये सभी फर्म्स के लिए अवेलेबल होती है, इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है उन सबके लिए अवेलेबल होती है जब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है इंडस्ट्री का वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक फर्म जो है वो अपनी क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है, और आप भी उसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, तो भैया आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो फर्म ने कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका भी उसको फायदा हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज होती है वो सबको मिलती है, जो भी जितनी भी फर्म उस इंडस्ट्री में होती है उन सबको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं करना है, आपको बस इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कोर्स का चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर मेरी खत्म होती है यूनिट 2 बीबीए की सीसीएस यूनिवर्सिटी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी तो लाऊं, नेक्स्ट मैराथन भी लाऊं यूनिट 3 और यूनिट 4 की। पेपर में बहुत कम टाइम है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो और क्रैक इट।